हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज है चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, चैप्टर नंबर 8। अब यहां पे कहानी बहुत ऐसी है कि देखो, जब भी फंडामेंटल राइट पढ़ोगे उसके साथ आपको डीपीएसपी पढ़ना ही पढ़ना है। फंडामेंटल राइट के पीछे 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 चिपक के आता है डीपीएसपी। अलग नहीं है, दोनों के दोनों हैं, भले अलग अलग पार्ट्स में मेंशन है संविधान के, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डीपीएसपी जो है थोड़ी सी ऐसी कम हैसियत रखता है फंडामेंटल राइट जितनी। तो फंडामेंटल राइट के तो हमने लास्ट क्लास में देखे, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस आपको दिए थे, उनका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आया था, ये आया था हमारा 2022 में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल नहीं है भाई, क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट है, पर अगर आपने ट्रिक पकड़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब देखो, रिट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कोर्ट जो रिट्स इशू करती हैं। अब मैंडेमस के ऊपर क्वेश्चन आया कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंडेमस जो है वो खाली सरकारी अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू हो सकती है। मैंडेमस का मतलब पता है ना? मैंडेमस मींस टू कमांड। हम ऑर्डर देते हैं कि ये करो ऐसा वाला, या ये ना करो, जो भी है। तो मैंडेमस हमेशा सरकारी अथॉरिटीज के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट हो सकती है, पर लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं होगी। तो मैंडेमस की हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई सही। सेकंड स्टेटमेंट, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। गलत 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 गलत, ये बेकार हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा है कि मैंडेमस जो है सरकारी अथॉरिटीज के अगेंस्ट लग सकती है। अब जो अगर एक कंपनी है जो उसके पास गवर्नमेंट कंपनी होने का पूरा अधिकार है, मान लो इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल एक कॉर्पोरेशन है पर इट इज मेजरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इसके अगेंस्ट मैंडेमस लग सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो का मतलब, को वारंटो आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। को वारंटो का असली मतलब होता है किस हक से, क्या क्या आप सोच के आपने ये की है रिट। तो ये अकेली एक रिट है जो कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बाकी जो रिट्स होती हैं चारों, उसमें सिर्फ जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिसको प्रॉब्लम हो रही, जिसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, खाली वही जा सकता है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट उससे पूछेगी कि आपका लोकस स्टैंडी क्या है। लोकस स्टैंडी मीनिंग कि आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई पर्सनल इससे ताल्लुक है केस से। तो जिसका लोकस स्टैंडी नहीं है वो बाकी चार रिट के ऊपर कोई याचिका दायर नहीं कर सकता। पर को वारंटो के तहत कोई भी पेटिशनर, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, अगर मैं देख रहा हूं किसी के साथ अहित हो रहा है, किसी के साथ गलत कुछ हो रहा है, तो मैं जा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस रिट के लिए, को वारंटो। अब ये स्टेटमेंट सही हो गई। आंसर इज 1 and 3 ओनली। करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, टफ तो नहीं था। अगर आपने रिट पूरी पढ़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार, इससे ज्यादा आसान क्या क्वेश्चन बताऊंगा मैं। राइट टू प्राइवेसी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पॉलिटी सब्जेक्ट में आ रहा है क्वेश्चन, प्रीलिम्स में, जो बॉटल नेक है, जो एक असली जहां से बच्चे पार नहीं पा पाते हैं। अब राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अपने आप बताओ यार, ये तो आंसर मैं बताऊं तो कैसा लगेगा अगर ये मुझे बताना पड़े तो। खैर एनीवे, हमारी जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी का एक डायमेंशन ये भी है कि मुझे राइट टू मेरी प्राइवेसी भी चाहिए, वो है। तो राइट टू प्राइवेसी इसका आंसर हो गया, आर्टिकल 21 इसका आंसर हो गया। नाउ कम टू अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ऐसा कोई कानून जो कार्यपालिका या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन पे एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रेशनरी पावर दे रहा है, तो वो कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है? ये क्वेश्चन आया था 2021 का क्वेश्चन है, 2 साल पुराना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आंसर है आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ। कई लोग इसमें आंसर बता रहे हैं कि आर्टिकल 32 है सर इसका आंसर, कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। देखो सब कि जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके पहले थोड़ा सोचो, हमने शुरू में एवी डाइसी साहब का एक स्टेटमेंट एनालाइज किया था। ये क्या स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ के, और रूल ऑफ लॉ कहां आता है? रूल ऑफ लॉ आता है आर्टिकल 14 में। नो पर्सन शैल, एवरी पर्सन शैल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो ये मिलेगा रूल ऑफ लॉ के तहत हमें आर्टिकल 14 के इक्वल हैं, सबके सब बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं है, किसी के पास भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है।
तो रूल ऑफ लॉ का जो वायलेशन हो रहा है वो तब होता है जब कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्रशासन, कोई भी कार्यपालिका एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रेशनरी पावर यूज करती है इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, आया समझ में? जब भी अनगाइडेड और डिस्क्रेशनरी पावर, एकदम विवेक से अपने अपने तह अपने मन से सोच के कोई भी अथॉरिटी कोई पावर कोई डिसीजन ले ले, कोई इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि कानून में किसी आदमी के ऊपर कैसा लगाऊं और किसी आदमी के ऊपर कैसा लगाऊं, तो ये वायलेट कर रहा है हमारा आर्टिकल 14। अब इसका आंसर रूल ऑफ लॉ से मिला हमें, जिसका आंसर है आर्टिकल 14। ऑप्शन इज ए करेक्ट। ये हो गया हमारा। अब 2020 का क्वेश्चन एक आ गया कि इनमें से ऐसी विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट में कई सारी कैटेगरी थी ना, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, तो उन सब में से कौन इनकॉर्पोरेट करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ये बताओ मुझे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू फ्रीडम, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या राइट टू इक्वालिटी? मिल गया आंसर। अनटचेबिलिटी मीनिंग छुआछूत, भेदभाव, किसी से उसकी धर्म, जात, नस्ल या उसका लिंग या उसके प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीजों के ऊपर अगर अनटचेबिलिटी से उसको डिसेबल किया गया कि तुम इन पब्लिक जगहों पे नहीं जाओगे, इन शॉप्स पे नहीं जाओगे, इस कुएं से पानी नहीं पियोगे, उस झील नदी के किनारे नहीं आओगे, इस गांव में नहीं आओगे, तो ये छुआछूत हो रही है। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब कार्डिनल सिन है, बहुत खराब चीज है। अब ये इक्वालिटी का वायलेशन कर रहा है कि हमने इंसान को इंसान नहीं समझा, हमने ह्यूमन लाइफ को डिग्निफाई, मतलब डिग्निटी के तरीके से उसके साथ डील नहीं किया, किसी पर्सन के साथ। तो आंसर हमारा राइट टू इक्वालिटी। अनटचेबिलिटी का वायलेशन होता है राइट टू इक्वालिटी का। नाउ ये मेंस के क्वेश्चन है, हमारी फ्री की पीडीएफ है जिसमें हमने पीवाईक्यूज मेंस के सारे लगा रखे हैं। यहां पे आपको सारे मेंस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मुझे डिस्कस करने में ये चैप्टर फिर लंबा खिंच जाएगा। मेरा पॉइंट है कि मैं आपको डीपीएसपी खत्म करूं, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद डीपीएसपी के क्वेश्चन है अगले, पर मैं यहां दिखाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि उनके आंसर यही है और बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो देख ही लेते हैं, आओ देखते हैं कितना टफ क्वेश्चन आया है। अब ये क्वेश्चन है 2013 का, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या बताऊं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? क्या होगी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? डीपीएसपी से होती है। अभी समझ में आ जाएगा चैप्टर के एंड में व्हाई दीज आंसर्स आर सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, 2014 का क्वेश्चन आया। पीस एंड सिक्योरिटी ये कहां पर है? ये भी डीपीएसपी में है। बहुत आसान है क्योंकि हमारा डीपीएसपी का एक उद्देश्य ही यही है। जो इतनी सारी डीपीएसपी लिखी हुई हैं उनमें से एक ये भी है। अब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने का जो स्टेट का जो एक एंडीवर है वो कहां मेंशन है? वो मेंशन है डीपीएसपी में। आसान है ये भी, मतलब बाकी देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे सिंपल वर्ड्स में आंसर है स्ट्रेट। Which principle among the following was added to the DPSP by the 42nd amendment to the Constitution? 42वां जब संशोधन आया था तब उससे इन चारों में से कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर इज दिस। पर ये आपको याद होना चाहिए, तब आएगा समझ में। अभी याद करवाते हैं आगे चल के, ठीक है, इसी चैप्टर में। अब ये क्वेश्चन है 2017 का, इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि ये दो स्टेटमेंट देख लो आप, इन दोनों स्टेटमेंट को देखो। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन हुम। ठीक है, अगर संविधान को पढ़ रहे हो तो डीपीएसपी से क्या लग रहा है कि इनमें से किसके ऊपर लिमिटेशन लग रही है, किसके ऊपर कोई पाबंदी लग रही है, कोई कुछ भी ऐसा लग रहा है रोकथाम? आंसर इज किसी पे भी नहीं। ये नहीं लिमिटेशन लगाता है, लिमिटेशन लगाता है फंडामेंटल राइट्स। नाउ अब ये आंसर डी क्यों है, नाइदर वन नॉर टू? क्योंकि जो डीपीएसपी होती है, डीपीएसपी कुल मिला के हमारे यहां एक मॉरल लेसन है कि आप ये जरूर करना, ऐसा करके चलना। तो ये बताता है, कोई लिमिटेशन नहीं बता रहा है कि ये ना करो वो ना करो। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है जो डिक्लेयर करता है आइडियल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? क्या क्वेश्चन है ये 2 साल पुराना क्वेश्चन है, 3 साल पुराना क्वेश्चन है, डीपीएसपी क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डीपीएसपी में लिखा हुआ है। ये भी डीपीएसपी है हमारा। सारे के सारे सिंपल स्ट्रेट, मतलब उठा के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पूछ लिए गए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कौन सा, क्या चीज वायलेट करता है? क्या हमारा राइट टू इक्वालिटी वायलेट करता है? क्या हमारा राइट टू फ्रीडम वायलेट करता है? क्या हमारा कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर वायलेट करता है? तो आंसर है इनमें से कुछ नहीं, डीपीएसपी। क्योंकि डीपीएसपी स्पेसिफिकली बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को स्टेट एंडीवर करेगा कि ये चीज ज्यादा ना हो। अब आपका तो राइट टू इक्वालिटी थोड़ी वायलेट होगा। अगर कोई आदमी बहुत रिच है, देश का सबसे अमीर आदमी है,
तो वो मेरे कौन सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है? वो तो मैं अपनी मेहनत से जो कमाऊं, जो करूं, जो खाऊं, वो मेरी है। अब वो अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहा है, दैट मीन्स उसकी वो मेहनत है या जो भी है। अब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक उल्लंघन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा ना हो जाए, ताकि एक बहुत बड़ा तबका होगा जिसके पास संसाधन नहीं होंगे। ये डीपीएसपी कहता है। आंसर मिल गया हमको। नाउ कमिंग टू एक मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स। ऐसे क्या क्या, अब देखना, याद रखना, जब भी आप मेंस एग्जाम जब लिखोगे या तैयारी करोगे आंसर राइटिंग का, तो इसमें कई सारे ऐसे जिसे कहते हैं डायरेक्टिव वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको। ये क्या होते हैं अभी मैं बताता हूं, यहीं कहीं बता देता हूं। डायरेक्टिव वर्ड्स, वर्ड्स जैसे डिस्कस, ठीक है, जैसे एक्सप्लेन, जैसे एक्सप्लेन, है ना, और कमेंट, कमेंट, एनालाइज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखोगे। आई हम्बली बेग यू कि ये आप समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है। जब भी हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो इससे पता है क्या होगा। ओह, आई डिड समथिंग, नहीं करना था। हाँ, तो ये इसलिए जरूरी हो जा रहा है क्योंकि हर क्वेश्चन का आस्क अलग है। ये क्या, ये सब मिलके क्या डिफाइन कर रहे हैं? ये सब मिलके ये डिफाइन कर रहे हैं कि क्वेश्चन का आस्क क्या है, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। बहुत बार बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर डिस्कस करना है, पहले इंट्रो देंगे, फिर बॉडी बनाएंगे, फिर प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, कंक्लूजन दे देंगे। नहीं, उससे पूछो कि क्वेश्चन, भैया आपको क्या चाहिए था? क्वेश्चन ने कहा कि मेरे साथ डिस्कस करो बस कि पॉसिबल फैक्टर क्या क्या है जो इनहिबिट करते हैं इंडिया को फ्रॉम इनेक्टिंग फॉर इट्स सिटीजंस अ यूसीसी एज प्रोवाइडेड फॉर इन द डीपीएसपी। कि आप डिस्कस करो मुझसे 200 वर्ड्स के अंदर, मुझे ये बताओ कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे देश को रोक रहे हैं यूसीसी लाने से। कब का क्वेश्चन है? 2015 का क्वेश्चन है। बहुत प्लेन सिंपल क्वेश्चन है, पर ये जो डायरेक्टिव वर्ड है ना, ये डिफाइन करता है कि आपका आंसर किस तरफ जाना चाहिए। क्या आपको एनालाइज करना है? नहीं करना है। क्या आपको कमेंट करना है उस पर? नहीं करना है। आपको कमेंट भी नहीं करना है। तो फिर भैया क्या मांग रहे हैं हमसे? ये हमसे मांग रहे हैं कि हमारे साथ डिस्कस करो। मतलब एक आप पॉइंट दो, उसी पॉइंट का काउंटर खुद ही लिखो। हर आंसर का इन ये जो मैंने ऐसे ये जो कीवर्ड बताए हैं ना, सब के मॉडल आंसर डिफरेंट मिलेंगे, एक सेम बॉडी के तहत नहीं मिलेंगे। अब डिस्कस करना है तो मैं बोलूंगा, अगर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं और यहां डिस्कशन तो चलो वन वे है, अगर आप मेरे सामने हो और मैं आपसे डिस्कस करूं कोई चीज कि हम चलो बात करते हैं आज इस पे। अब आज हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन पे। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन पे हम डिस्कशन करेंगे, एक पॉइंट मैं दूंगा, एक पॉइंट आप दोगे, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है मेरे से भी अच्छा पॉइंट हो, तो मैं उसको अपने मन में लिख लूंगा कि अच्छा पॉइंट मिला है मुझे। तो आपको डिस्कशन में जब डिस्कस वर्ड कीवर्ड है, यहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड है, डायरेक्टिव मतलब जो इशारा कर रहा है कि आपको किस तरफ जाना है आंसर के, तो आपको डिस्कशन में आपको ये बताना है कि भाई ऐसे ऐसे फैक्टर हैं पर इनका काउंटर ये भी है। सिंपल बात है। एंड में आपको एक कंक्लूजन लिखना है। जैसे आप डिबेट जब करते हो, डिबेट में कैसे होता है? डिबेट में होता है टू एंड फ्रो, सॉरी, फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट। कॉलेजों में, स्कूलों में डिबेट होती है, वहां पे कैसे होता है कि दो ग्रुप बनते हैं बच्चों के, एक ग्रुप होता है फॉर, एक ग्रुप होता है अगेंस्ट, फिर आखिरी में बच्चे खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ लेकिन इसका कंक्लूजन ये भी है कि इनके जो पॉइंट हैं वो गलत नहीं है। तो इस तरीके से आंसर को समराइज किया जाता है। वहां पे आपको लास्ट पैराग्राफ में सिर्फ आपको समराइज करना है कि हाँ फैक्टर्स हैं, इनके काउंटर भी हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम या क्यों कर सकते हैं हम आगे भी, पर कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें मद्देनजर रखते हुए तब यूसीसी लाना है। ऐसे आंसर बनेगा आपका। डिस्कस वर्ड पे ध्यान दे देना, जहां भी कहीं ऐसे लिखा हो, एनालाइज लिखा हो, कमेंट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। ये आपके बनेंगे आगे चल के मेंस के आंसर, और आपका आंसर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ट्रेन होके आया बच्चा, इसको आता है। अब शुरू करते हैं डीपीएसपी की कहानी। जब इंडिपेंडेंस से पहले हमने देखा था कि ब्रिटिश रूल में बहुत ज्यादा पुलिसगिरी हो रही थी, बहुत ज्यादा पुलिस स्टेट बन गया था, एक ये बन गया था। पुलिस स्टेट क्या कर रहा था? किसी को भी उठा के अरेस्ट कर दिया, कि बेमतलब अरेस्ट कर दिया। रात में घर में आए 6 बजे बाद विमेन को अरेस्ट कर लिए, कुछ भी कर सकते थे ये लोग। तो उस समय इनके पास, क्योंकि ये हमारे नहीं थे ना, हमारे चुन के बैठे हुए हमारे ये एमपी एमएलए तो थे ही नहीं, कोई गवर्नर जनरल वाइस रॉय साहब। ये क्या करते थे? तानाशाही करते थे, मनमानी करते थे, आर्बिट्रेरी डिसीजंस पास करते थे, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की तानाशाही होती थी कलेक्टर साहब की। कलेक्टर साहब उस समय रेवेन्यू भी देख रहे हैं, कलेक्टर साहब उस समय भाई एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं।
तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का भी रोल निभा रहे हैं और साथ ही ये भी कर रहे हैं अपनी पूरे जिले की या पूरे आगे सूबे की प्रशासन, वो भी देखना है उन्हें। तो जब एक पर्सन में बहुत ज्यादा हमने अथॉरिटी वेस्ट कर दी, अथॉरिटी वेस्ट करना, वेस्टिंग ऑफ टू मच पावर, वेस्टिंग ऑफ टू मच पावर, ये हो गया हमारे यहां। ये हमने देखा, हमने जब ये पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि ये हमने क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, तब हम समझे कि अच्छा इसको रोकना है, इस चीज को। पुलिस स्टेट क्या करता है? अ स्टेट हुज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एक्सरसाइज एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिविल सोसाइटी एंड लिबर्टीज। हर चीज पे तानाशाही, हर चीज पे काबू करना, हर चीज को दबा के कंट्रोल करके बिठा के चलना। किसी ने अखबार में कुछ लिख दिया तो उसका अखबार बंद कर दिया, किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो चौराहे पे खड़े होकर चार लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक कोई आए, दरोगा ने कहा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, चलो अंदर थाने, ले गए उठा के। अब ये हो रहा था। इस पुलिस स्टेट को हमने खत्म किया 1947 में पूरी तौर से कंप्लीट तौर से। उससे पहले ही हालांकि लॉर्ड लिनलिथगॉ और लॉर्ड वेवल के टाइम पे भी समझ गए थे कि अब ये इंडियंस को हम कह के भी मनवा नहीं पाएंगे। तो 1947 में ये जब चीजें खत्म हो गई, उसके बाद जब हम आजाद हुए, हमने कहा पहली तो ये कल्पना करो एक वेलफेयर स्टेट की, एक ऐसे स्टेट की जो सबकी भलाई कर रहा है, जो सबका विकास करना चाह रहा है, जो सबके वेलबींग की बात कर रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्लेज अ की रोल इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, के लोगों के आर्थिक वेलबींग की और सामाजिक वेलबींग की। वेलबींग माने उनके भलाई की, उनके और अच्छे तौर तरीके के लिए, उनके अच्छे रहन सहन के लिए, उनके अच्छे जिंदा रहने के लिए। ये सारे हमें जो जरूरत पड़ेगी, जो भी कानूनों की, जो भी एप्लीकेशन ऑफ लॉज की, कानून को लगवाने की जो तरीका होगा वो, और कानूनों की जो उल्लंघन करेगा उसको सजा देने का जो तरीका होगा, तो इस तरीके से होना चाहिए कि वो एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना करे। और वेलफेयर स्टेट का काम यही होगा कि वहां पे रहने वाले सारे लोगों का सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनका वेलबींग अच्छा रहे, खुशहाल रहे, सब जगह आमदनी हो, सब जगह ज्यादा अच्छे भाई लोगों के पास संसाधन हो, रिसोर्स हो, एवरीथिंग। तो ये सब आएगा हमारा डीपीएसपी के तहत। फिर ये जब हमने पढ़ लिया, हमने कहा हाँ ये हमें चाहिए था, तो ये कहां मिलेगा? ये हमने ढूंढा आयरलैंड से, और आयरलैंड को तो मिला था स्पेन से, वो अलग बात है, खैर वो बाद में देखेंगे। अंबेडकर जी ने क्या बोला था कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ये बहुत ही नॉवल फीचर है। ये एक्चुअली अंबेडकर जी का फेवरेट टॉपिक था कि अगर स्टेट कल्पना कर ले कि हम इसको दिमाग में रखेंगे हर समय कोई भी कानून बनाते समय, तो स्टेट कभी गलती करेगा ही नहीं, कभी नहीं कर सकता गलती। डीपीएसपी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, तो इन्होंने कहा ये बहुत ही नॉवल फीचर है हमारे संविधान में। और ये हमने पढ़ा है बाहर के संविधान से। कहां से पढ़ा है हमने पढ़ा है आयर से। आयर क्या हो गया? ये आयर माने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ है ये रहा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान को बोलते हैं आयर, ठीक है, एर है, कुछ भी बोल लो इसको। तो ये हमने बोरो किया यहां से कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो 1937 में बनकर रेडी था, उसमें पहली बार बात हुई डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि सरकार को ऐसे कौन निर्देश देगा, स्टेट को ऐसे कौन निर्देश देगा कि कोई भी कानून मत बनाना, थोड़ा सोच समझ के बनाना, और बनाना तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है दिमाग में रखना, ठीक है। ये हमने यहां से ले लिया, हमने डाल लिया अपने पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आ गया ये हमारा आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में, सारे हमारे 36 से 51 के बीच में सारे डीपीएसपी लिखे हुए एक के पीछे एक। अब डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन भी है कि कैसा डीपीएसपी है, क्या नहीं है इसमें, वो अभी आगे देखते हैं। नाउ अगला देखते हैं। हाँ, ये फोटो है वहां की, ये इनको मिला है स्पेन से। ओरिजिनली तो चलो स्पेन से आए, पर कोई भी क्वेश्चन आता है कि साहब इंडिया को कहां से मिला है, आयरलैंड से मिला है, खत्म हो गई बात। नाउ ग्रैनवेल ऑस्टिन साहब, जिनकी आप फोटो देख रहे हो, ये बहुत बड़े जूरिस्ट थे, बहुत बड़े लॉ के स्कॉलर थे, बहुत एकदम लॉ की बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये इंग्लैंड के थे। तो इन्होंने एक बात बोली कि जो डीपीएसपी हैं और जो फंडामेंटल राइट हैं, ये हमारे संविधान की कॉन्शियंस बनाते हैं। कॉन्शियंस ये क्या चीज है भाई? कॉन्शियंस माने होता है चेतना। मतलब हमारा संविधान जो सोचा हुआ है, जो मांगना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था कि ये चीज रखनी है हमें, ये चीज करनी है हमें, हमारा कॉन्शियंस है। मैं अपनी कॉन्शियंस से ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आपको कोई पॉइंट ना पढ़ाऊं, क्योंकि मेरी कॉन्शियंस, मैं अपने आप को मैं भैया कैसे जवाब दूंगा कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊं।
अब जो मुझे अंतरात्मा से ही आवाज आ रही है कि मुझे ये पढ़ाना है, मुझे कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, मुझे पूरा लक्ष्मीकांत इनको बच्चों को पूरा कवर करके ऐसे देके देना है कि भैया प्रीलिम्स में इनका 14-15 क्वेश्चन जो आएंगे, 15-20 भी क्वेश्चन आए, मैं तो कहता हूं और ज्यादा आ जाए पॉलिटी के, तो ये फोड़ के आए क्वेश्चन, चमका के आ जाए पूरा का पूरा वहीं के वहीं। तो ये मेरी चेतना है कि मेरी जिम्मेदारी है ये। ऐसे ही संविधान की जो चेतना है वो हमारी दिखती है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज में। हमारा फिलॉसफी क्या है संविधान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या कहना चाह रहा है चेतना, कुल मिला के है ये एक हमारा मॉरल लेसन। इसीलिए ये अंबेडकर जी का इतना फेवरेट था कि भाई अगर ये याद रह जाएंगे, अगर ये याद रह जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर आने वाली सरकारों को, क्योंकि अंबेडकर जी तो तब के हैं जब इन्होंने लिखा है संविधान, इन्होंने सोच के रखा था कि मैं डीपीएसपी को पार्ट 4 में ऊपर ऊपर रखूंगा, फंडामेंटल राइट के पीछे ही पीछे जस्ट। और मैं बोलूंगा कि जब भी किसी गवर्नमेंट को कोई भी कानून आने होंगे, पार्लियामेंट को कोई कानून बनाने होंगे, इवन जुडिशरी को जब अगर कोई कानून को समझना होगा, वो एक बार इसको याद कर ले, हमारे संविधान की फिलॉसफी जो झलकती है फंडामेंटल राइट में भी, कि क्या देना चाह रहा है लोगों को, और लोगों को दिलवाने के लिए जो स्टेट है वो स्टेट क्या याद करे जो लोगों तक पहुंचे। तो वो जो स्टेट जो याद करेगा वो होगा डीपीएसपी में। अब डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट को मिला दो तो हमारा बन जाएगा हमारा फिलॉसफी, मतलब हमारे संविधान का कुल मिला के द वाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द वाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा भी था। द वाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। कि हमारा, जैसे कहते हैं ना कि हम जान गए हैं कि स्पेस में क्या है, या नोन स्पेस में क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, पर हम जान गए हैं कि अच्छा ठीक है ये एक अर्थ है, सोलर सिस्टम है, ये सब कुछ है, पर स्पेस क्यों है, यूनिवर्स क्यों है, द वाई ऑफ द यूनिवर्स का आंसर हमें नहीं पता है। ठीक है, ये फिलोसफी के क्वेश्चन होते हैं, ये फिलोसफी की जो साइंस और फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, वो तो बता देते हैं हाउ, कि क्यों है, कैसे, मतलब कैसे है, क्या है, बता देते हैं। जो क्यों का क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन आता है इसमें फिलोसफी में, कि यूनिवर्स क्यों है, अर्थ क्यों है, सोलर सिस्टम क्यों है, बिग बैंग क्यों हुआ है, आज हम कहां हैं, क्यों ऐसे हैं, क्या पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है लाइफ का। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं फिलोसफी वाले, ऐसे ही क्वेश्चन जब फिलोसफी समझनी संविधान की, हम पढ़ लेते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, हम समझ जाते हैं हमारा संविधान क्यों है, रिटन क्यों है, सबसे बड़ा क्यों है, लेंदी क्यों है, इतना सब कुछ क्यों लिए बैठा है, समेटे बैठा है। जरूरी है उसके लिए आप 2 चैप्टर पढ़ लो, आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। तो द वाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्स, इसका आंसर मिलता है यहीं पे। बस अगर आपको ये स्टेटमेंट याद रह गई तो आपको ये वाला क्वेश्चन आसान मिल गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द, इनका फीचर क्या है, फीचर द नॉन जस्टिसेबल नेचर। बहुत पहले ही, सबसे पहले ही ऊपर उन साहब की बात हम याद करेंगे जिनको कि हम बहुत ज्यादा सम्मान से याद करते हैं, सर बी एन राव। सर बी एन राव, आपको याद है ना, मैंने इनके बारे में बताया था आपको, और मैंने पूछा भी था कि इनके ब्रदर भी हैं, इनके एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, जो भी हैं। तो ये बड़े भाई भी इनके बहुत बड़ी फैमिली से थे, ये बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, फिर इन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया था सर बी एन राव ने। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया बंगाल में एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन आईसीएस ऑफिसर। फिर उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ, ये प्रमोट होते होते जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी बने। जम्मू कश्मीर के राजा के साथ इनकी मतभेद होते थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया कि मुझे नहीं बनना, काम ही नहीं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। फिर ये आ गए वापस और इन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हमारे यहाँ। फिर इन्होंने कई ज़्यादा ऐसे बुक्स लिखी और कोड के ऊपर, जो बहुत सारे कोड होते हैं ना हमारे, पर्सनल लॉ के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी। तो कई सारे बड़े बड़े लॉ स्कॉलर्स के साथ बैठ के इन्होंने डिस्कशन किया। हमारे संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे, और इन्होंने जा के सारे वर्ल्ड के संविधानों को खंगाला है, पढ़ा है, वहाँ के बड़े बड़े जजेस से, लॉयर्स के साथ, स्कॉलर्स के साथ बैठ के इन्होंने चर्चाएं करी हैं। तो इनको वहाँ समझ में आया कि अच्छा, एक तो हमें पॉइंट है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और उसके पहले बता चुका हूँ कि इनको अमेरिका के एक बहुत बड़े लॉ स्कॉलर ने बता दिया था कि आप डीपीएल मत रखना, है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मत करना, आप पीईबीएल रखना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बस आप ये मेंशन करना, क्योंकि आपकी जुडिशरी अभी नई है, अभी इसको सीखने समझने में टाइम लगेगा। अभी डीपीएल रख दोगे तो जुडिशरी के ऊपर एक्सेसिव बर्डन आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो ये हुआ। फिर इसके बाद ये वापस इंडिया आए। इनको पता है एक और जगह का पोजीशन का ऑफर था, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल बनने का इनके पास ऑफर था। फिर ये गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे,
ICJ, हेग, पता है ना? तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, वहां जज बन के गए और वहां जाके इनकी डेथ हो गई। तो वहां जाके इनका स्वर्गवास हुआ और ये वहां, और वहां से फिर इंडिया वापस नहीं आए। तो यहाँ पे सर की जो फिजिकल लाइफ की स्टोरी खत्म हो जाती है, पर इन्होंने जो काम किए हैं, वो इन्होंने जो जितने सारे कर्म किए हैं, वो कर्म अमर हैं। वो कर्म हमारे एनसीईआरटी में है। सोचिए, इतने बड़े आपको औहदा, मतलब इतने बड़े आपको सम्मान चाहिए कि यही हम सपना देखना चाहिए कि हम इतने बड़े हाई पोस्ट पे पहुंच पाएं, इतने ऐसे नाम कर पाएं कि हम बच्चों के हमेशा आने वाले स्कूल की हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की किताबों में हमारा नाम आ जाए। ठीक है? नॉर्मल अगर आपको डेस्क जॉब करनी है, नॉर्मल अगर आपको फर्नीचर ऑफिसर बनना है, देन ये सेवा आपके लिए नहीं है, देन ये सपना आपके लिए नहीं है। आपका सपना होना चाहिए कि हाँ, द वाई, जो वाई है ना, वाई आईएएस, वाई आईएफएस, वाई आईपीएस, उस वाई का आंसर आपको खुद ही ढूंढना है। और इसका आंसर ये बच्चों वाले आंसर नहीं होंगे कि नहीं नहीं सर, मुझे समाज की सेवा करनी है, ये करनी है, वो करनी है। क्या करना है बताओ ना। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम ही होता है कि आप प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर लो। क्या प्रॉब्लम ये है सर, मैं समाज में उठता बैठता हूं, मैं देखता हूं कि साहब सब इतनी ज्यादा कुरीतियां हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, बुराइयां हैं, इसमें से मैं ये काम अच्छा कर सकता हूं। इंटरव्यू बोर्ड को चमक जाए एक बार में कि या ही नोज, ही और शी नोज क्या करने आया है वो। ये होता है। तो सर BN राव के ऊपर आते हैं वापस। इन्होंने रेकमेंड किया था कि जितने भी हमारे राइट्स ऑफ इंडिविजुअल हैं, ये इनको डिवाइड कर दो आप दो कैटेगरी में। कैसे कर दो आप? एक कैटेगरी होगी जस्टिशिएबल, एक होगी नॉन जस्टिशिएबल। ये बोला था इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ कि लीगली ये एनफोर्सिएबल नहीं है हमारी डीपीएसपी, लीगली नॉट एनफोर्सिएबल। ओहो वाह सर, आप तो एक के पीछे एक बड़े बड़े वर्ड बोलते जा रहे हो, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। अभी बताता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मान लो आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया, राइट टू इक्वालिटी का, किसी ने आपके साथ भेदभाव कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा? आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, आप जाओगे कोर्ट में, बोलोगे सर देखो क्या किया मेरे साथ। फिर आप जब जा पा रहे हो कोर्ट में और कोर्ट उसके ऊपर कदम उठा पा रही है किसी रिट जुरिस्डिक्शन के तहत, कोई भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरेराए, तो इसके तहत क्या होगा कि आपका राइट का वापस से एनफोर्समेंट हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो जस्टिशिएबल भी हैं कि आप उनके ऊपर, उनके वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट उनको लीगली एनफोर्स करा भी सकती है कि भाई सही करो उसको, क्या हुआ उसके साथ देखो जरा। ये हो सकता है। नॉन जस्टिशिएबल जहां होगा, नॉन जस्टिशिएबल माने अगर राइट का उल्लंघन हुआ, ऐसे कोई राइट का जो नॉन जस्टिशिएबल है, तो उसके लिए ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और ना ही सुप्रीम कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करवा सकती है जब उसका उल्लंघन हो गया हो। आई बात समझ में? ये होता है लीगली नॉट एनफोर्सिएबल। ये पार्ट आता है कोर्ट के एक्शन में, ये पार्ट आता है हमारे इंडिविजुअल के एक्शन में जब मैं कोर्ट पहुंचता हूं। हर चीज का यहां डेफिनेशन होती है। देखो पॉलिटी में कि एक के आपको पता होगा कि एक हो गया भैया सेसीडेशन, कि भाई सेसेशन ऑफ टेरिटरी, एक हो गया सेटलमेंट ऑफ टेरिटरी। मैंने बताया था, आपको याद है जब हम पढ़ रहे थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, तो आप बताना मुझे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल बाद अपने फैसले में एक चीज नहीं बोली थी कि सेटलमेंट करने के लिए कोई आपको संविधान संशोधन अधिनियम नहीं लाना है, पर जब आप सेसीड कर रहे हो तो आपको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट लाना है। याद आया? ठीक है। तो सर BN राव ने तभी बोल दिया था। इन्होंने एक्चुअली रफ हमारा ड्राफ्ट बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पहले 6 महीने में जो इन्होंने मेहनत करी है, वही रफ ड्राफ्ट को फिर भाई ड्राफ्टिंग कमेटी ने सुधारा, ऊपर से नीचे तक सही किया, अम्बेडकर जी ने पूरा भाई कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड कर दिया, सब कुछ कर दिया। पर जो रफ स्केच आ गया संविधान का, वो आ गया सर BN राव के बनाने से। इनका नाम के आगे सर लगता है, तो बहुत नाम इज्जत से लो, बहुत बड़े आदमी। सो आर्टिकल 37, हमारे पहले आर्टिकल पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है? अपने आप से बोल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल हैं, ये फंडामेंटल नेचर के तो हैं, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग ऑफ लॉज। अब यहां पे हर एक वर्ड पे आते हैं, तो पहले तो हमें ये देख लो, स्टेट की डेफिनेशन वही होगी जो पार्ट 3 में लिखी है। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने स्टेट की डेफिनेशन पे पूरी चर्चा करी थी कि स्टेट की डेफिनेशन ऐसी होगी, स्टेट ये हो सकता है, स्टेट का ऑर्गन का पार्ट ये भी है, स्टेट के पार्ट में ये नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट का जब जुडिशियल कैपेसिटी में वो काम करेगी तब वो स्टेट के पार्ट में नहीं होगी। ये सारी बातें, तो जो स्टेट का यहां पे जो डेफिनेशन, ये वर्ड का जो मतलब है, वो वही मतलब है जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई थी। सेम वही
सेम वही स्टेट का मीनिंग होगा यहां पे। तो संविधान कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये हैं फंडामेंटल नेचर के हैं और ये गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में हेल्प करते हैं और इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी होगी ही होगी कि वो इनको अप्लाई करे, इनको अप्लाई करे जब भी वो कोई लॉ बना रहा हो। बस ये बोला गया आर्टिकल 37। अब आओ, क्या है ये? हमारा स्टेट बैठा है, देखो हमारी लोकसभा की फोटो है, कितनी अच्छी हमारी लोकसभा है। अब ये तो पुरानी लोकसभा की फोटो है, अब तो नया सदन बन गया है। नए सदन की आपने अगर फोटो देखी हो तो उसमें पता है कुछ फीचर हैं बाय द वे। आपने नए लोकसभा हाउस की, लोकसभा के लोअर हाउस की जो फोटो है, अपर हाउस की जो फोटो है, वो तो पब्लिक में आ गई है, इंटरनेट पे आ गई हैं। उसमें लोकसभा की जो फ्लोर है और छत है, कभी उस पर गौर किया है उसमें क्या है उस छत पे? और अपर हाउस में जो लोकसभा की जो छत है उसकी जो फोटो है, एक बार देखना जरूर और मुझे बताना कि उसमें आपको क्या देखा। ठीक है, तो खैर ये पुरानी फोटो है। ये हो गया हमारा स्टेट, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पार्लियामेंट प्लस एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इसमें इंक्लूडेड है। मैं इसको प्लस करके लिख रहा हूं, नहीं तो आप समझ जाओगे कि पार्लियामेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अब पार्लियामेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट माने वो 550 लोग जो हम चुन के भेजे हुए हैं। तो ये माननीय राइट ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, इसमें से कुछ एक दल होगा जो रूल करेगा, जो सरकार बनाएगा, मंत्रिमंडल बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसमें से एक बनेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। यानी मान लो मैं एक रफ फोटो बना रहा हूं, ये मैं एक रफ आर्ग्यूमेंट बना रहा हूं यहां पे, अगर इससे आप समझ पाओ तो ठीक है। इतने लोग बैठे हैं, अब इसमें से जनरली तो देखो ट्रेंड ये होता है कि स्पीकर के राइट साइड पे होता है रूलिंग पार्टी। तो मान लेते हैं कि इधर जो लोग बैठे हैं, स्पीकर जी यहां बैठे हैं, ये उनका लोकसभा का स्टाफ बैठा हुआ है। अब यही सारे आपको ऑफिस से संभालने पड़ेंगे जो लोग यहां बीच में बैठे हुए हैं। तो ये तो उनका स्टाफ है लोकसभा का, और यहां पे बैठेगी हमारी रूलिंग पार्टी, ऐसा कुछ। और भी पीछे तक सीटें हैं यहां पे, पर यहां पे रूलिंग पार्टी बैठी हुई है। ये लोग क्या करेंगे, ये इसी सदन का हिस्सा है। बाकी सारे लोग मिलकर सवाल पूछते हैं इनसे कि मालिक क्या हुआ, कब आएगा कानून, या क्यों आया ये कानून, या क्यों लाए हो ये कानून। तो यानी कि पार्लियामेंट ये पूरी बॉडी है। ठीक है, पूरी बॉडी है। ये लोग भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही ना। अब ये पार्लियामेंट इनसे सवाल पूछती है कि तुम हमारी बदौलत यहां बने हो, हम सब लोगों के लिए तुम जिम्मेदार हो, बताओ पहले तुम ऐसे ऐसे कानून क्यों लेके आए हो, जवाब दो। रिटर्न में दो चाहे ओरल दो, हम नहीं जानते, पर दो जवाब। तो ये हमारा स्टेट है। स्टेट बनाता है जब भी पॉलिसी, पॉलिसी माने कोई भी नीति, हिंदी में लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीतियां हमारी, जब भी कोई पॉलिसी बनती है, कोई भी हमारी स्कीम बनती है, कोई हमारा कानून बनता है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है, तो इसको याद रखना है स्टेट को खाली एक चीज, जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अरे प्रिंसिपल की स्पेलिंग कितनी खराब है, देखो ये प्रिंसिपल है, ये गलत स्पेलिंग है, यहां PLE होना चाहिए था। चलो ठीक है, ओके। अब आएंगे हम अंबेडकर जी के एक कोट पे। अंबेडकर जी ने जो बोला था कि मैं इन्हें बोलता हूं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो GOI 1935 में पहले से मौजूद थे। ठीक है, वहां पे GOI 1935 में क्या होता था, 1935 यानी आजादी से 12 साल पहले जो GOI 1935 आया, जिसका एक मॉडर्न रूप है हमारा संविधान, उसमें बहुत सारी चीजें वहां से उठा के। तो 1935 GOI में एक चीज बोली गई कि देखो जो गवर्नर जनरल होगा ऑफ इंडिया, वाइसरॉय जो भी है, तो इसको हम कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ हम इंस्ट्रक्शन इसको देंगे, कुछ इनको निर्देश देंगे। ये निर्देश, मैं हर चीज इंग्लिश में, मैं हर चीज हिंदी में बोल रहा हूं ताकि कई बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं, इनको प्रॉब्लम आ रही है इन लेक्चर्स को ग्रास्प करने में। तो मेरी कोशिश है कि कोई भी बच्चे का बस उससे नॉलेज छूट ना जाए, मैं बोल रहा हूं तो समझता जाए और लिखते जाए। लिख रहे हो ना, लिखते चलना। सो जब भी कोई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं गवर्नर जनरल को, वाइसरॉय को, तो उसका एक तरीका होगा। पॉलिटी यही है, हर चीज का पहले तरीका बताओ कैसे होगा। कोई भी मन मर्जी सुबह उठ के आज उठ के सुबह सोच के ये नहीं सोचना है कि भाई आज से टैक्स है पेन के ऊपर 50 रुपए ज्यादा, नहीं ऐसे नहीं होता है। पहले इसका तरीका बताओ कि 50 रुपए इसके ऊपर ज्यादा क्यों है और कैसे लगेगा और किस कानून के तहत लगेगा। तो पहले कानून बताओ पूरा। अब ऐसे होता है पूरा, हर चीज का सिस्टम पहले बनाओ, तब उसमें जब सिस्टम में चीजें फिट होंगी तब समझा जाएगा। यही काम आपको संभालना है आगे चल के, यही करना पड़ेगा। तो जब इंस्ट्रूमेंट आए इंस्ट्रक्शन के, उन्होंने मॉडर्न रूप लिया DPSP का।
डीपीएसपी ये वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मिले थे गवर्नर जनरल एंड टू द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया। जितने छोटे छोटे जो प्रांत थे, जहां पे ब्रिटिश प्रोविंस थे, जहां पे छोटे वाले गवर्नर बैठते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल, बिहार, आसाम, ये जितने भी थे, तो इनमें सब में अपने अपने गवर्नर थे छोटे छोटे। इनको जीओआई 1935 जो पास हुआ था इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये उन लोगों ने बैठ के वहां इसको पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। अब इनको वहां पास करके बोल दिया कि ये डॉक्यूमेंट है और ये 1000 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, इसे ले जाओ इंडिया, जाओ और इसको पढ़ लेना। इसमें लिखे इंस्ट्रक्शन, इसमें लिखे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि ये कैसे तुम्हें काम करना है। अब ये जो जितने इंडियंस उपद्रवी हो गए हैं, जो ये मान नहीं रहे आपकी बात, गांधी जी इतने आंदोलन कर रहे हैं, एक काम करो, कुछ हम तुम्हें बना के दे रहे हैं डॉक्यूमेंट और इसको लेके जाना, इसको दिमाग में रखना, अगला कोई एक्ट कोई पास करते समय, बनाते समय, ठीक है सर, कर लेंगे। तो हमने वही चीज हमने यहां बोली कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो वहां मिलता था जीओआई 1935 के तहत, व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज मेयरली अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बस। द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन जो पहले इनको मिलते थे गवर्नर्स को, खाली गवर्नर जो एक भाई गवर्नर होता है उस प्रदेश का, उस प्रांत का या पूरे देश का वाइसरॉय जो भी है, तो उसको खाली मिलते थे गवर्नर्स को ये इंस्ट्रक्शन कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप बड़े सबसे बड़े ऑफिसर हो, आप सबसे अच्छे पद पे हो, सबसे ऊंचे पद पे हो, तो जरा बात ध्यान से सुनना, अगली बार उपद्रव ना हो, अगली बार आंदोलन ना हो और ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स कभी खड़े होकर तुमसे लड़ाई ना करें। तो एक काम करना, ये इंस्ट्रक्शन लेके जाओ हमारे यहां से, ऐसे इंस्ट्रक्शन याद रखना। हमारे यहां फिर डीपीएसपी को बोला गया कि हमारे जो डीपीएसपी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए दिशा निर्देश हैं कि जब काम करना तो पूरी बात सुनना। पहले लेजिस्लेचर माने वही हमारा पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव माने जो उस पार्लियामेंट से निकला हुआ हमारा एक कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, एग्जीक्यूटिव है, जो कानून संभालता है, जो देखता है कि कैसे कहां कहां कानून की हमें एप्लीकेशन करनी है, कितनी तरीके से करनी है। ये हमारे डीपीएसपी हमारे ऐसे मॉडर्न रूप में हमारे आए हैं। ये अंबेडकर जी का कोट था। डीपीएसपी अगर मेंस पे क्वेश्चन आया, यू कैन नॉट राइट द स्टेटमेंट ऑफ अंबेडकर जी, ठीक है, अंबेडकर जी का स्टेटमेंट आपको लिखना ही लिखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं या रिकमेंडेशन है, सुझाव हैं, ठीक है, कि हम आपको रिकमेंड करते हैं टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स कि क्या करो, कैसे करो, ठीक है। आर्टिकल 36 स्टेट की वही मीनिंग है जो पार्ट 3 में है, जहां फंडामेंटल राइट्स हैं। अंडरस्टूड? सही बात है। एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट। जो याद है पुलिस स्टेट की भी बात हुई थी शुरू में कि पुलिस स्टेट की पहले स्थापना रहती थी, अंग्रेज आए हुए हैं, मार रहे हैं, चांटे मार रहे हैं, किसी को भी ले गए उठा के, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जहां मर्जी कर रहे हैं वहां टैक्स लगा रहे हैं, जितना मर्जी कर रहे हैं टैक्स लगा रहे हैं। सोचो हमारे यहां से बनने वाला एक रुमाल जब इंग्लैंड की एक लेडी ने अपने पर्स में से निकाला था लंदन में रहते हुए, तो पता है उसको सड़क पे से उसको उठा के ले गए थे, अरेस्ट कर लिया था कि तुमने इंडिया का रुमाल क्यों खरीदा है, क्यों क्यों खरीद रही हो वहां की चीजें, हम बना रहे हैं ना। हम इंडिया से रॉ मटेरियल लेके आते थे, मतलब अंग्रेज तो इंडिया से रॉ मटेरियल लेके गए इंग्लैंड में सामान बनाया, उसी कॉटन से रुमाल बनाया और उस रुमाल को वापस इंडिया में बेच दिया, इंडिया में लाके इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट धराशायी हो गया। हम जो चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे लंदन में या कहीं भी कहीं और कोई ट्रेडर है, कोई मर्चेंट है जो अपना सामान कहीं बेच रहा है, उस पर लग रहा है 200 गुना टैक्स। वो 200 गुना टैक्स वो दे पाएगा वो मर्चेंट? और अगर वो दे भी पाएगा तो कहां से देगा? उस बायर से देगा जो खरीदेगा। तो खरीदेगा कौन? ऐसा हो रहा था। और हमारे यहां उल्टा क्या हो रहा था, वहां से जो इंग्लैंड से आने वाला सामान है उस पर टैक्स ही नहीं, कोई इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी आई नहीं। क्यों होगी? क्यों नहीं होगी? तो क्यों होगी? क्योंकि अंग्रेज हैं, वो तो उनकी हुकूमत है, उन्हें अपने लोगों को वहां पर रिच करना है। तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से पका पकाया सामान यहां पे लाके उसको बेच रहे हैं सस्ते में। हमारे इंडियन जो ट्रेडर हैं, जो मर्चेंट हैं, जो पता है पहले बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड हमारे प्रोडक्ट बनते थे, हमारे सिल्क की बहुत ज्यादा हैसियत थी, अभी भी है। तो सिल्क हमारा जो हमारा कॉटन होता था, जो प्रोडक्शन होता था हमारा, इतनी ज्यादा उसकी पकड़ थी, इतनी ज्यादा वर्ल्ड में उसका नाम था। और पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे यूरोप में, अफ्रीका के बड़े बड़े जो नोबिलिटी होते थे, ये लोग साउथ एशिया के लोग होते थे, ये लोग कहते थे इंडिया का सिल्क लाओ भाई, इंडिया का वो लाओ जो लोग कंधे पे एक चोगा सा पहनते हैं, बड़ा सुंदर सा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है कपड़ा, वो हमारे इंडियन ट्रेडर बनाते थे। इंडियन हमारे क्राफ्ट्समैन ये बनाते थे, हमारे जो जितने भी जो कारीगर थे, जो ये महीन काम जानते थे, वो करते थे ये सब काम, अच्छे पैसे मिलते थे उनको, हमारी इकोनॉमी सुधरती थी। फिर ये लोग आ गए, इन्होंने तो आके जो पुलिस स्टेट बनाया, हमारा सारा बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके बाद अब ये हमको
ऐसे सुझाव देते हैं कि अच्छा तुम्हारे तो संविधान सभा में सारे हिंदू हैं, सारे लॉयर्स हैं, सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, सारे कांग्रेसी हैं, तुम्हारा चलेगा नहीं, तुम्हारा नहीं चल पाएगा। हमने चला के दिखा दिया कि देखो कितना बढ़िया चलता है और चल रहा है। अब ये वेलफेयर स्टेट की स्थापना करवाता है, पुलिस स्टेट की नहीं करवाता है डीपीएसपी। ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एंश्राइन करा रखा है। एंश्राइंस सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है जो फंडामेंटल राइट में आपको दिखती है। ज्यादातर फंडामेंटल राइट में आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पूरी मिल रही है, डीपीएसपी में मिल रही है आपको सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये होती है पॉजिटिव इन नेचर, अनलाइक एफआर विच आर जनरली नेगेटिव इन नेचर। मतलब ये क्या मतलब हुआ कि डीपीएसपी कहता है स्टेट ये काम करना जरूर करेगा, जरूर स्टेट को ये काम करना पड़ेगा, स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना पड़ेगा, स्टेट को वाइल्ड लाइफ को, जंगली जानवरों को, हमारे जंगलों को, वन संपत्ति का हमारा प्रोटेक्शन करना है। अब ये पॉजिटिव है, अच्छी बात है, करो, ये तो करो। फंडामेंटल राइट में कई बार कैसी बातें हैं, नो पर्सन शैल बी डिनाइड हिज राइट टू इक्वालिटी एंड स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द राइट टू इक्वालिटी। तो वहां पे नेगेटिव बात है कि मत कर देना किसी भी हाल पे। तो डीपीएसपी हमारे एक पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव को ऐसे लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको, पॉजिटिव कंजेक्चर है, ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हो गया हमारा नेगेटिव इंजंक्शन है। इंजंक्शन ये एक नेगेटिव एक बात बोल के खत्म करता है कि देखो ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, किसी सिटीजन को अरेस्ट से, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सारी बातें नो से, नॉट से, नेवर से ऐसी हो रही है, ठीक है, वो बातें हो रही हैं। डीपीएसपी में हमारा होता है पॉजिटिव इंजंक्शन, लिखते हैं इसको इंजेक्शन, इंजंक्शन, इंजंक्शन, कि ये पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट से शुरू कर रहा है बात को कि स्टेट को ये भी करना है, स्टेट को ये भी लाना है, स्टेट को वो भी करना है। अब ये अपने आप डीपीएसपी चमक के नहीं आए हैं, इन डीपीएसपी को लाने के लिए कोर्ट ने भी बहुत इसको पढ़ाई करी है कि भाई डीपीएसपी की अहमियत कितनी है, कहां है, वो आगे अभी देखनी है। कोर्ट्स एग्जामिन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कोई कानून आया कोर्ट के सामने, अब कोर्ट क्या बोलेगा कि क्या कानून आया, लाओ दिखाओ जरा, ये कानून है, इसके कानून का मतलब ये है, ये है, ये है। अब डीपीएसपी को देखेंगे क्या डीपीएसपी के कोई आदर्श ये कानून इंप्लीमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहा है, फिर स्टेट से पूछेंगे कि क्या भैया क्यों लाए हो इसे, क्या करने के लिए लाए हो इसे, क्या पूरा हो रहा है इससे कानून से, ऐसे बात होगी। तो कोई लॉ है, इसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये डीपीएसपी को फुलफिल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। अगर कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो फिर दो बातें होंगी, याद है ऑफिस वैसे ही होगा हमारे यहाँ, ठीक है। अगर कर रहा होगा कोई भी लॉ, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट, डीपीएसपी को फुलफिल या डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, प्रॉब्लम ही नहीं है, बढ़िया चीज है, और करो, बढ़िया और अच्छे से करो। अगर नहीं कर रहा है डीपीएसपी को कोई लॉ, फिर ये देखा जाएगा क्या ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। फंडामेंटल राइट को इसको फंडामेंटल राइट को ऊपर लिखते हैं एफआर, क्या इनको वायलेट कर रहा है या इनको वायलेट नहीं कर रहा है, वायलेट और नॉट, वायलेट और नॉट। फिर सवाल पूछा जाएगा कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, कोई जवाब है, कोई आर्गुमेंट है, कैसे हो रहा है ये। फिर स्टेट कहेगा हाँ है, हमारे पास जवाब है। अगर जवाब रीजनेबल है, अगर जवाब प्रॉपर है, जस्ट है, फेयर है कि भाई कानून हम लाए हैं, जरूरत है, समझो बात को, ये समय की मांग है या जनता की या समाज की मांग है, इसलिए लाना पड़ा है, फंडामेंटल राइट का ऐसा कोई वायलेशन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट समझ जाए इनका आर्ग्यूमेंट, रीजनेबली समझ जाए, आंसर उनका उसको सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, तब फिर ठीक है। नहीं कर पा रहा है उनका कोई आर्गुमेंट सेटिस्फाई सुप्रीम कोर्ट को, देन दैट लॉ इज ओवर, लॉ स्टैंड्स नल, स्टैंड्स नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, ठीक है, खत्म हो जाएगा नो, वो लॉ टिका ही नहीं रह सकता। एनी लॉ फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी नीड टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल्स 14 एंड 19। रीजनेबल, जस्ट, फेयर, सब कुछ होना चाहिए। हम मान लेंगे आपकी बात कि हाँ कोई कानून है जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। 14 माने राइट टू इक्वालिटी, 19 माने हमारे कोई फ्रीडम, और 21 तो होता ही है हमारा राइट टू लाइफ। तो 14, 19, 21 का ट्रायो चलता है, आपने कहीं पढ़ा होगा
कि जो 14 प्लस 19 प्लस 21 जो 3 आर्टिकल हैं ये क्या बनाते हैं? हार्ट एंड टीथ, हार्ट एंड टीथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि इन्हीं से हमारा संविधान एक टूथलेस टाइगर नहीं है, उसके पास पूरी पूरी ताकत है, जो यहां से इनको पूरा 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 उन्हें भाई संविधान को जो बल मिलता है, एक जो जो फोर्स ऑफ लॉ मिल रही है और जो अथॉरिटी मिल रही है वो मिल रही है 3 ऐसे फंडामेंटल राइट से जो बनाते हैं हमारे एक पूरे, जैसे कहते हैं कंप्लीट एक सेट। अब अगर डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल हैं, अगर इनके वायलेशन के वजह से कोई कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो इनका सरकार कोई भी स्टेट इसको फॉलो क्यों करेगा? क्या मतलब है इसको फॉलो करने का? तो अंबेडकर जी ने बोला था ऐसा है, कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये डीपीएसपी नहीं चल पाएंगे, ठीक है मान गया आपकी बात, पर जनता के सामने चलेंगे ना, जनता के दरबार में तो चलेंगे ना। जनता सब देखती है, जनता सब जानती है, भले ही मेमोरी शॉर्ट है जनता की, पर जनता कुछ भूलती नहीं है। कि आपने वादा किए थे, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आपने बनाया था पूरा पार्टी ने कोई इलेक्शन से पहले, और 5 साल हो गए, अब आपको दोबारा इलेक्शन में लड़ना है, फिर आप जनता के सामने जाओगे, फिर आप बोलोगे कि सर वोट दे दो। जनता आपसे पूछेगी कि कहाँ भैया तुम तो क्या कहे थे कि ये पूरा कर दोगे वो पूरा कर दोगे, क्या क्या किए हो पूरा, ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ गया, तुम तो कुछ किए ही नहीं हो। तब जनता के सामने, जनता के दरबार में तब समझ में आ जाएगा कि डीपीएसपी की अहमियत क्या है। रुको देखते हैं। इसीलिए डीपीएसपी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चल पाता, पर कोर्ट ऑफ पीपल में चल जाता है कि भाई डीपीएसपी देखो सरकार पूरा नहीं कर रही है तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो क्या हुआ, जनता तो देख रही है ना, पढ़े लिखे लोग तो देख रहे हैं ना कि इन्होंने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या इन्होंने पूरे किए हैं, देख लेते हैं कितना कितना किए हैं। अपोजिशन पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है कि अपोजिशन पार्टी बोलती है कि क्यों चाह रहे हो ये करना और क्यों ये नहीं कर रहे हो जो जो संविधान कहता है, वो करो ना जो संविधान कह रहा है, वो करो ना जो डीपीएसपीज हैं, वो करो ना जो वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर रहे हैं। आप तो अपने मन का कानून कर रहे हो, आप तो अपने मन का राज्य बना रहे हो, अपना कुछ भी सोचे बैठे हो। नहीं, अपोजिशन पार्टी का एक इन्फ्लुएंस दबाव बनता है, क्योंकि वो जनता से ही आए हैं वो भी, तो उनका दबाव बनता है सरकार के ऊपर पार्लियामेंट में कि करना है, कब करोगे ये बता दो बस। अब कोर्ट डिटरमाइन करती है किसी भी वैलिडिटी ऑफ द लॉ, किसी कानून की ऑन विद द हेल्प ऑफ डीपीएसपी। अभी पढ़ा था हमने पीछे कि कोई भी लॉ है उसको पढ़ना है, अगर देखना है कि सही है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब इनके क्लासिफिकेशन है, कुछ मोटे मोटे क्लासिफिकेशन है कि देखो जब आप पार्ट 4 खोलोगे ना जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में ऐसा नहीं है, उसमें सीधा लिखा है आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ऐसे करके 51 तक। पर हमें जो 3 कैटेगरी दिखती हैं, एक दिखती है सोशलिस्टिक, एक दिखती है गांधीयन, एक दिखती है लिबरल इंटेलेक्चुअल। सर ये क्या ले आए हो आप? सोशलिस्टिक माने साम्यवादी, साम्यवादी, ठीक है। ये क्या हुआ सर, ये क्या करेगा? तो देखो कुछ कुछ ऐसी हमारे यहां ऐसे टीपीएसपीज हैं जो ये कहते हैं कि स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स द राइट टू ये ऐसा कुछ स्टेट करेगा ही करेगा, जो ज्यादातर जनता के फेवर के होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब पब्लिक के लिए हैं, लोगों के लिए हैं कि सब लोगों को समान एक कोई अधिकार मिले, सब लोगों को एक भाई अपॉर्चुनिटी मिले, सब लोगों को पढ़ाई मिले, खाना मिले, ये मिले वो मिले, सब चीजें हैं। अब कुछ हो तो वो चीज कहलाएगी सोशलिस्टिक, कि वो सोसाइटी के लिए है, वो सोशलिज्म वहां से आई है, यूएसएसआर से आई है। अब एक होती है गांधीयन फिलॉसफी। 3 तरह की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी तो हो गई सोशलिस्टिक कैटेगरी। अभी देखते हैं आगे कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं, फिर देखेंगे गांधीयन में कौन से आते हैं। तो गांधीयन क्या हुई? जो गांधी जी की फिलॉसफी थी कि भारत गांव में बसता है, रूरल एम्पावरमेंट, कि जो पता है गांधी जी की सक्सेस का इतना बड़ा कारण क्या है? गांधी जी को जो श्रेय मिलता है और जो राइटली श्रेय मिलता है, तो आप सोचो ना कितनी बड़ी हैसियत है ये कि एक पर्सन ने जो 19 बहुत बाद में आया है इंडिया में वापस, अफ्रीका में दुत्कारे जाने के बाद इंडिया आए, इन्होंने पहले बार इन्होंने भाई चंपारण सत्याग्रह कर दिया, डांडी मार्च कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट कर दिया, और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस कर दिया, और इन्होंने डू और डाई कर दिया। तो क्या है इसका मतलब? इन्होंने पता है कैसे किया ये सब? इन्होंने कैसे, इन्होंने
इन्होंने सीधा एक बड़ा गेम खेला। इन्होंने कहा मैं मासेस का आदमी हूं, मैं मासेस का आदमी हूं, मैं क्लासेस का आदमी नहीं हूं, मैं किसी ऐसी कोई बड़ी हायर कोई एलीट क्लास का मेंबर नहीं हूं। मैं क्या करूंगा यार, मेरे जनता सामने है, मेरी जनता गांव में है, मेरा भारत गांव में बसता है। अब आप सोचो सर, गांधी जी, हैसियत है सर गांधी जी की, मतलब एक अकेले आदमी ने लाठी के दम पे, अहिंसा के दम पे, और अंग्रेजों को पूरा सुना दी कहानी कि तुम्हारा ही लॉ पढ़ के बैठे हैं, बैरिस्टर हैं हम भी, तुम्हारा ही लॉ पढ़ के हम समझ गए कि तुम कितने बेवकूफ हो, कि तुम कितने बड़े भारी, तुम दोगले हो, तुम बाइगॉट हो, ऐसे 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 तुम्हारा हिपोक्रेट हो, अपने लिए कानून कुछ बनवाते हो इंग्लैंड में, हमारे लिए ऐसे तुमने हमको सड़क पर रखा हुआ है, कब तक चलेगा ये, नहीं चलेगा ये। तो ये इन्होंने अंग्रेज, मतलब लोग खड़े हो गए जब कोई इंडिया जैसा कोई कंट्री का जैसा कोई जिक्र नहीं था, सब प्रिंसली स्टेट हैं, अपने ब्रिटिश प्रोविंस हैं, सब बटे हुए आपस में, अपना अपना राजपाट बैठे हुए हैं। उस समय इस पर्सन ने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरा देश यूनाइट हो गया। अंग्रेज परेशान हो गए, अरे बाप क्या हो गया, भगवान कौन है ये, कैसे है ये, गांधी जी का क्या क्या करें इनका, लॉर्ड अरविंद लॉर्ड वेवेल इनका सम्मान करते हैं। अरे सर प्लेयर हो आप, अब बड़े आदमी हो। इसीलिए इनका एक अपनी फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी हमारी झलकती है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जहां पे रूरल एम्पावरमेंट की बात होती है, हमारे हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों की बात होती है कि मेरा भारत जो है वो गांव में बसता है, मेरा भारत ये मेट्रोज में और टियर 1 और टियर 2 टाउन्स में नहीं है। मेरा भारत वहां है जहां पे शाम होते ही अंधेरा हो जाता है, जहां पे शुद्ध हवा है, जहां पे ज्यादा इतनी हाय तौबा नहीं है। ठीक है, वहां से जो मेरे लोग हैं उनका अगर उद्धार हो रहा है तो भैया उसकी बात करो। अब अकेले आदमी थे, फ्रीडम फाइटर थे सबसे बड़े, कांग्रेस के मेंबर भी थे, जो इस समय नहीं थे, संविधान सभा में नहीं थे। मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने आंसर भी किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो लेकिन ये संविधान सभा के मेंबर नहीं है, पर डीपीएसपी में इनके ही आदर्श लिखे हुए हैं कि हाँ रूरल एम्पावरमेंट हमको करना ही करना है। और तीसरे आते हैं हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब लिबरल माने मॉडर्न ख्यालात, नए ख्यालात, बहुत ही ज्यादा लिबरल जो बातें होती हैं कि सबको समाज को सबको लपेट के रखना है, अच्छे से रखना है, भाईचारे से रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। इंटेलेक्चुअल माने जो साइंटिफिक नेचर के हैं, जो इंटेलेक्ट दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही पुरातन विचार वाले नहीं हैं, हम आज के मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम एक सिविलाइज नेशन की तरह हम इंटेलेक्चुअली और लिबरली हम सोसाइटी को वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टेट के तीनों ऐसे, ये डीपीएसपी के तीनों ऐसे क्लासिफिकेशन है। अब खोलना शुरू करते हैं एक एक की परत कि क्या है ये। आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर। अब ये सब क्या कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है ये सिक्योर करना अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर permeated by justice, social, economic and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. वाह, पहला जो सोशलिस्टिक जो डीपीएसपी है वो यही कह रहा है कि स्टेट को सिक्योर करना ही करना है एक सामाजिक ऑर्डर, एक सामाजिक सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में जहां पे प्रमोशन होगा लोगों के भले का, वेलफेयर का। कैसे होगा? बाय सिक्योरिंग जस्टिस। जस्टिस कौन सी वाली? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। के सोशल ऑर्डर तब बन पाएगा जब लोगों का भला होगा बाय सिक्योरिंग जस्टिस एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। जितनी भी ये जो अनइक्वल लोग हैं समाज में, जिन किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी का स्टेटस बहुत ऊंचा है, किसी के पास फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, किसी के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो ये जो गैप है इन लोगों के बीच में, इसको कम करो, मिनिमाइज करो इसको। साथ ही इनको जस्टिस दिलाओ लोगों को, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, कि सामाजिक रूप से वो उन्हें न्याय मिल सके, आर्थिक रूप से उन्हें न्याय मिल सके, और साथ ही उनको पॉलिटिकल रूप से उन्हें न्याय मिल सके। तब हो पाएगा। पॉलिटिकल रूप से न्याय मिलना मतलब पता है ना, जो उंगली पर निशान लगाया जाता है, वो हमारी पॉलिटिकल जस्टिस है, कि हम सबको एक ही निशान मिलता है। क्या है वो निशान? काय का निशान है? 44th अमेंडमेंट। इसने क्या बोला? हम करेंगे, इसने ऐड किया मिनिमाइज इनइक्वालिटी अमंग द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इन जनरल। ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आया 44th अमेंडमेंट के तहत, आ गया। नाइस, अच्छा लगा सुन के। आर्टिकल 38 एक विजुअलाइज करता है द ऑब्जेक्टिव्स, वेयर एज आर्टिकल 39 अगला वाला प्रिस्क्राइब्स द प्रोग्राम्स नेसेसरी
टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 38। पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है। 38 ने तो बोल दिया कि साहब करना ही करना है। अब करें कैसे? तो अगला आर्टिकल पढ़ो ना, अगले आर्टिकल में सारी चीजें लिखी हुई हैं कैसे करना है। आर्टिकल 39 नाउ, आर्टिकल 39 इसमें कुछ पॉइंट्स देखो आप। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि मुझे रोजगार के अवसर मिल सकें बराबर, मतलब एडिक्वेट मीनिंग जो सफिशिएंट है, जो इतने हैं कि मेरा रह गुजर मेरी चल सके, ऐसा है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, इक्विटेबल लिखा है, इक्वल नहीं लिखा है। इक्वल और इक्विटेबल में फर्क होता है। अब इक्वल क्या होता है? इक्वल माने तो बराबर के बराबर ही होना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं इक्वल और इक्विटेबल को। मान लो मैं छोटा बच्चा हूं और मेरे बड़े भैया भी हैं, अगेन कहानी पे आ गए अपनी वाली पे। तो अब क्या होगा, हम दोनों भाइयों ने बोला कि ऐसा है पापा जी, हमको ना खिलौने चाहिए। अच्छा, क्या खिलौने चाहिए? तो पापा ऐसा है कि हमको चाहिए, मुझे चाहिए एक रिमोट वाली कार चाहिए, दूसरा बोलेगा कि मुझे कोई दूसरा खिलौना चाहिए, कोई नाचने गाने वाला कोई डॉल चाहिए, या कुछ भी ऐसा कोई कुछ चाहिए। पापा क्या करेंगे? पापा गए ऑफिस में, रात को आए, शाम को आए, उन्होंने आके हमें 2 गिफ्ट दे दिए। उन्होंने बोला कि देखो इन्हें खोल के देखो क्या है। तो उसमें दोनों की 2-2 चीजें हैं। अब क्या है, एक तो है कि मेरे मेरे डब्बे में भी क्या होगा, मेरे डब्बे में होगा एक तो एक रिमोट वाली कार भी है, साथ ही एक वो डॉल भी है। उसके डब्बे में क्या होगा, वो भी सेम चीज है मान लो। तो ये क्या हुआ, ये पापा ने हमारा इक्वल डिवीजन कर दिया। अच्छा, ये इक्वल हो गया डिवीजन। अब पापा कमरे से बाहर गए, पापा कमरे से बाहर जैसे ही जाएंगे तो एक व्यापार होगा कमरे में। किसके बीच में होगा? मेरे मेरे बड़े भैया के बीच में। बड़े भैया बोलेंगे तू अपना वाला मुझे वो डॉल दे दे, और जो है तू ये मेरा छोटा वाला कार है ये भी तू रख ले, तुझे कार चाहिए थी ना। मैं कहूंगा हाँ। तो अब क्या होगा, अब होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पापा करके गए वो हुआ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्विटेबल में मेरा जो ट्रेड होगा, मैंने जो एक जो दूसरी जो डॉल थी एक्स्ट्रा मेरे पास, मैंने वो पकड़ा दी, मैंने कहा अपनी वाली रिमोट कार मुझे दो। तो दोनों रिमोट कार मेरे पास आ गई। अब अब हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूशन सेट हुआ है, वहां पे 2 डॉल है, यहाँ पे दो रिमोट वाली कार हैं। तो ये दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये होगा इक्विटेबल, कि हम दोनों खुश हैं अब, कि हमें पता चल गया हमें जो चाहिए था हमें वो मिल गया है। अब ये होगा इक्विटेबल। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए संसाधनों का, ना कि इक्वल। इक्विटेबल माने जिसको जो चाहिए, जिसको जितना जो चाहिए वो उसको मिले, और दूसरा वाला उससे नाखुश ना हो, तो वो होगा इक्विटेबल। नाउ कमिंग टू प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यूपीएससी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि स्टेट एंडीवर करेगा, स्टेट इस तरफ प्रयास करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट कर सके। धन अकूत संपत्ति एक जगह इकट्ठा करना। कुछ लोगों के आप देखते हो अभी रेड पड़ी है कुछ ऑफिसर्स के यहाँ, तो वहां पे अकूत संपत्ति निकली है, जाने कितनों की करोड़ों की भाई ये निकल आई, प्रॉपर्टी निकल आई और इतनी वेल्थ निकल आई। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर एक काम कर रहे हैं 2 लोग, तो एक की कमाई जो होगी वो सेम होनी चाहिए, दूसरे वाले की भी सेम है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना है, वर्कर्स की स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, उनके बल का, उनके ताकत का ध्यान रखना है। कौन कौन? मैन, विमेन, चिल्ड्रन, सारे जितने हैं इनके। अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, जो उनके साथ जबरदस्ती, उनके साथ जो अन्याय होता है, जो उनके साथ जबरदस्ती, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके अगेंस्ट सरकार इनको बचाएगी कि ये नहीं हो जाए कभी किसी के साथ। नाउ कम टू 42nd अमेंडमेंट। जरूरी था, अभी सारे अमेंडमेंट आगे एक साथ हम देखेंगे कौन सा अमेंडमेंट ने कौन से आर्टिकल जोड़े हैं, ठीक है। पर अभी समझो पहले क्या है। जो 39F है, हमने पीछे ई तक देख लिए थे, 5 थे। अब देखो, अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर डेवलपमेंट इन अ हेल्दी मैनर। बहुत अच्छी पहल है ये। 76 की गवर्नमेंट ने जब वो मिनी संविधान आया था, उसमें उन्होंने एक चीज ये भी ऐड करी थी, जिसमें बोला था कि देखो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, डेवलपमेंट इन अ हेल्दी मैनर, सर्वांगीण विकास हो, हेल्दी वे में विकास हो, कोई बच्चा कुपोषित ना रह जाए, कोई बच्चा ऐसा ना हो जाए कि उसका कोई विकास नहीं हो पाया, कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो पढ़ ना लिख ना पाए, कोई ऐसा ना हो पाए कि भैया कुछ उसमें कोई डिसेबिलिटी रह गई, कि वो सामाजिक रूप से वो अपंग है, ये ना हो पाए। तो ये हमने एक अमेंडमेंट के तहत हमने ये वाला डीपीएसपी भी जोड़ी। 39A अगली वाली, ये भी अमेंडमेंट के तहत आई। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। बराबर न्याय मिले, बराबरी का न्याय मिले और फ्री लीगल एड। अगर मैं अरेस्ट हुआ
अगर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मैंने कहा सर मुझ पे पैसे नहीं है, मैं कैसे वकील लाऊं अपना, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, तो सरकार कहेगी या कोर्ट कहेगी हम आपको वकील दिलवा रहे हैं, आपको एक वकील मिलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो सरकारी वकील होगा और वो आपकी हेल्प करेगा, आपको केस आपको आपको आपका वो रिप्रेजेंटेशन कर देगा हमारे कोर्ट में, ताकि आपके साथ ये ना हो जाए कि आपको कोई वकील ही नहीं मिल पाया, हम कोई भी ऑर्डर पास करते हैं आपको समझ में ही ना आए। तो एक वकील होगा जो आपका काम करेगा। पर अब ये जिम्मेदारी, अब प्रैक्टिकलिटी में अगर आप देखोगे तो पता है क्या होता है, सरकारी वकील बहुत कम एफर्ट्स लगाते हैं। अगर कोई प्राइवेट वकील होता है तो वो पूरी जान लगाता है, मेहनत करता है अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। सरकारी वकील है, उसको ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, वो कहेगा मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो तब जाके मैं तुम्हारा काम करूंगा ऊपर से, वो गलत बात है। पर कुल मिला के 39A ने ये चीज़ तो इंश्योर कर दी कि कोर्ट तुम्हें एक सरकारी वकील दिलवा ही देगी अगर तुम पे पैसे नहीं है तो। ठीक बात है। और पैसे हों भी तो भी मैं कह दूं सर मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने अभी वकील रख लिया तो मैं अगले 3 साल 4 साल तक फिर मैं परेशान रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो आपको ये कोई प्राइवेट वकील आप दिलवा दो, ठीक है भैया ले लो वकील, ले लो, हो जाएगी। लीगल एड, पूरी लीगल सहूलियत, पूरी उन्हें फर्स्ट एड जैसे होती है तो उन्हें पूरी हेल्प मिलेगी। खाली लॉयर नहीं, लॉयर के साथ और भी चीजें आती हैं कि उसको कहीं डॉक्यूमेंट कराने जाना है, उसको कहीं कुछ साइन करवाना है, उसको किसी अरेस्टेड है तो उसको अपने किसी से मिलना है परिवारीजन से, सब सब चीजों की उसको फ्री सुविधा उसको मिलेगी टू द पुअर। ये हो गई बात। अब आओ आर्टिकल 41 पे, राइट टू वर्क। अच्छा, राइट टू वर्क ये सारे सोशलिस्टिक हैं। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब आप बेरोजगार हो, जब आप बुजुर्ग हो गए हो, जब आप कोई बीमारी में हो, जब आप किसी तरह की डिसेबिलिटी से फेस कर रहे हो, तो आपको काम करने की, अगर आप काम कर सकते हो तो, आपको पढ़ाई करनी है तो, और आपको कोई सामाजिक, कोई पब्लिक किसी भी जगह पे अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आपका वो अधिकार है, वो आपको अधिकार मिलेगा आर्टिकल 41 के तहत। ये भी है। आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये भी है कि ये तो इंसानियत है यार, कि आप किसी से काम करवा रहे हो और आप अगर उस काम करने की जगह को एकदम ऐसा किए हुए हो कि वहां पे सांस ही नहीं आ रही है, वहां पे गर्मी बहुत है, वहां पे इतनी ज्यादा मेंटल प्रेशर है मेरे ऊपर और कुछ है, तो मैं कैसे काम करूंगा। तो ऐसी जगह पे अगर ऐसी जगह पे आप कब तक काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो राइट टू जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एक अधिकार है जो मिला हुआ है। नाउ ये आर्टिकल 21 का भी एक पार्ट बनता है ये। फिर आया मैटरनिटी रिलीफ, कि महिलाएं जब 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 बच्चों को जन्म देती हैं तो उसके अराउंड उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब उस प्रॉब्लम फेस करते में अगर आप कहें कि नहीं नहीं आपको तो काम करना है, काम नहीं करोगे तो सैलरी कटेगी, तो फिर कैसे होगा, वो कैसे करेंगी काम। तो ऐसे लिए उनको एक मैटरनिटी रिलीफ के तौर पे उन्हें छुट्टी मिलती है, उन्हें असिस्टेंस मिलती है, उन्हें उनकी सैलरी उनसे उनसे छीनी नहीं जाती है कि जब वो छुट्टी पे गई हुई हैं। और बच्चे के जन्म के बाद जब वो वापस काम पे आ सकती है तो कोई उन्हें ऐसा नहीं होगा कि आपकी जॉब चली गई या आपकी जॉब नीचे हो गई, आपका अब प्रमोशन नहीं होगा, ये वाले फैक्टर से कोई परेशान ना करे किसी भी महिला को। तो ये हमको आर्टिकल 42 के तहत ये हमको एक सुविधा दी गई। 43, ये सोशलिस्टिक भी है और गांधीन फिलोसफी भी है। सिक्योर अ लिविंग वेज, एक मेहनताना, एक उन्हें रोज का, उन्हें भाई जिंदा रहने का उन्हें कुछ तो उन्हें सैलरी मिले, कुछ वेज मिले, कुछ काम का पैसा मिले। कोई भी, मैं नहीं कह रहा कि एकदम आपने काम किया, हर आदमी को 2-2 करोड़ की पूरी उन्हें 2-2 करोड़ की सब एंटाइटल्ड है, नहीं। काम करो इतना कि भैया आपका रह गुजर आपकी चल सके। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये हम एनिमल एग्जिस्टेंस से ऊपर उठ के इंसान हो यार। इंसान सड़क पे नहीं सोना चाहिए, इंसानों को 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए। एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, कि भाई तुम काम कर रहे हो और तुमको हम लिविंग वेज अगर नहीं दे रहे हैं, मान लो तुम्हें भाई अब कोई लेबर है तो उसको अगर हम दे दें पूरे दिन काम करने के 50 रुपए, कैसे हो पाएगा, वो कैसे अगले दिन सुबह उठ के काम कर पाएगा। 50 रुपए में वो क्या खा के ऐसी एनर्जी पा पाएगा कि अगले दिन सुबह आ जाए वो टाइम पे, नहीं आ पाएगा। तो उसको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए, 8 घंटे की नींद भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए, उसको फोन में थोड़ी देर वो टिकटॉक इंस्टाग्राम भी चला ले, अपना कुछ यूट्यूब पे देख ले, कुछ ना कुछ अपना कर ले, ताकि उसका मनोरंजन हो सके रात में। अब कुछ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए उसको कि साहब मेरे कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, कि
मैं सोच रहा हूँ अपने गांव में एक बार कुछ एक हैंडपंप लगवाना है मुझे, या मुझे और कुछ काम करवाना है, या मुझे कहीं कुछ भी घूमने जाना है, कुछ करना है, उसको हक होना चाहिए हर वर्कर को। ये होगा 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये आया था 42वें अधिनियम से। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि जो फैक्ट्रियां होती हैं, इंडस्ट्रियां होती हैं, जितनी आप देखते हो कि कोई पेपर मिल है, कोई इंडियन ऑयल है जहां मैं पहले काम करता था, तो वहां पे क्या था कि यूनियंस ऑफ वर्कर्स होता है। अब जो यूनियंस का वर्कर होता है, सॉरी, जो वर्कर्स का यूनियन होता है वो काफी ज्यादा पावर रखता है, और वर्कर्स यूनियन का कोई 2-3 लोग होते हैं जो इंडस्ट्री की हाईएस्ट बॉडी पे बैठते हैं, ऊपर तक, सबसे ऊपर जाके। तभी आप देखते हो वर्कर्स यूनियन के चुनाव हो रहे हैं, वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सेक्रेटरी है, कोई कुछ है, तो यूनियन बहुत स्ट्रांग चीज है। अब वर्कर्स यूनियन अपनी कोई बात कह सकता है इंडस्ट्री से कि मालिक बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, नीचे पंखे लगवा दो, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, 50 रुपए बढ़ेंगे सब यूनियन, सब वर्करों के, नहीं तो फिर सोचो क्या होगा। और यूनियन ऑफ वर्कर्स कई सारे मैनेजमेंट में डिसीजन भी लेता है कि नहीं नहीं, एक नया प्लांट अभी मत लगाओ, अभी वर्कर्स की फोर्स उतनी नहीं है, वर्कर्स पहले आप और हायर करो, और ज्यादा लोग बनाओ, जब इतनी ज्यादा मैन पावर हो जाए तब एक नया प्लांट लगाएंगे। ऐसी कोई बात हो सकती। तो मैनेजमेंट में, सॉरी आई एम सॉरी, तो वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो, बिल्कुल हो। ऐसा नहीं हो कि ऊपर से बॉडी कोई बैठी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, फरमान ला दिए कि साहब कल से 12 घंटे की शिफ्ट चलेगी। कैसे कर पाएगा कोई? क्यों कर पाएगा? नहीं करेगा। तो वो अपने भेजेंगे एक यूनियन ऑफ वर्कर्स का कोई कोई प्रतिनिधि। ये जो यूनियन, भाई यूनियन वर्कर्स कितने हैं एक इंडस्ट्री में, एक रिफाइनरी में कहते हैं अगर, तो रिफाइनरी में होंगे मान लो 2000 वर्कर। अब 2000 वर्करों में की जो यूनियन है, इस यूनियन की जो बॉडी बनेगी, इसमें एक होगा अध्यक्ष, होगा जो वर्करों का यूनियन का अध्यक्ष है, साहब मैं हूं, सारे वर्करों का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, सबसे इनका मैं चुन के बैठा हुआ हूं, बताओ मुझसे मुझसे पूछो क्या कहना है। तो ये वर्कर का यूनियन ऊपर जाएगा, अपनी बात कहेगा कि नहीं नहीं, 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करेगा कोई भी, ठीक है मत करो, मान लेंगे। पर वो यूनियन जो होगा अफेक्टिव बॉडी है, पावरफुल बॉडी है। ऑल्सो आओ आर्टिकल 47 पे, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। आसान है समझना। गांधी जी कहते थे कि माई बॉडी इज माई टेम्पल, और मैं अपने टेम्पल, मैं अपने मंदिर को खराब नहीं कर सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने बॉडी को एक मंदिर की तरह पूजता हूं, मेरे अंदर भगवान निवास करता है, तो मैं अपने बॉडी का अहित क्यों करूं? मैं सुबह रनिंग पे भी जाऊंगा, मैं जिम भी जाऊंगा, मैं अच्छा खाऊंगा, न्यूट्रिशन है, और ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि खाली मेरे लिए नहीं, सब भारतीयों के लिए वो ये इंश्योर करे कि साहब सबको पोषित आहार मिलेगा, सबको न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छे उनको डाइट मिलेगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो, और ये जो नशीले पदार्थ का सेवन कोई ना करे जिससे बॉडी को नुकसान हो। ये सारे काम नहीं होने चाहिए। ये गांधी जी का आदर्श है, ये कि गांधी जी ने यही तो किया था जब जब ये अरेस्ट हुए थे 1922 में, और इनको आजाद होने, और ये रिलीज होने वाले थे 1927 में, आगे 5 साल बाद। तब क्या हुआ कि ये वहां बैठ गए भूख हड़ताल पे, और इन्होंने कहा कि भूख हड़ताल क्यों कर रहे हो तुम? कि मैं करूंगा, मुझे करनी पड़ेगी, तो जरूरी है। तो फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं भूख हड़ताल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी तो मेरा टेम्पल है, मैं तो खा लूंगा, मैं तो खाना भी खाऊंगा। गांधी जी दोनों तरफ से खेलते थे, बहुत बढ़िया खेलते थे। एनीवे, ही वॉज वेरी गुड। ओह, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है एक, ये बीएमआई दर्शा रहा है, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपका अंडरवेट यहाँ हो, नॉर्मल यहाँ हो, एक्सेस वेट है, ओबेसिटी है, एक्सट्रीम ओबेसिटी है, ये सारे बीएमआई से तय हो जाता है कि हमारी बॉडी कितनी हेल्दी है, हमारी बॉडी का इस समय पोजीशन क्या है, कि क्या मैं नॉर्मल में हूँ कि नहीं। तो नॉर्मल में आने के लिए मुझे अच्छी आहार भी चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ भी चाहिए, मुझे पब्लिक हेल्थ वाले काम करने हैं, और मुझे कोई ऐसे गंदे काम नहीं करने हैं जो मेरी बॉडी का दुरुपयोग हो रहा हो जिससे। अब चलते हैं गांधी जी के आदर्शों की तरफ, गांधी जी के प्रिंसिपल्स ये क्या कहते हैं। तो ये कह रहे हैं हमसे कि देखो साहब, पहली बात तो विलेज पंचायत लगाओ, विलेज पंचायत करो, गांव के लोग गांव में बैठ के अपनी बात कर सकें, गांव के लोग अपनी पंचायत में उनको अथॉरिटी मिले, पावर मिले कि उनको कैसे अपने गांव में अपने एक यूनिट की तरह, सेल्फ गवर्नमेंट की तरह उनको चलना है। देखो सरपंच बिठा दिए गए हैं पेड़ के नीचे, अब दो और पंच प्रपंच हैं, ये सब भी बैठे हुए हैं। जब हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, पूरा ग्राम पंचायत पूरा पढ़ना है, ग्राम समिति, ग्राम सभा सब पढ़ेंगे हम। तो कुल मिला के ये है,
अपने सारे गांव वाले आपस में बैठे हुए हैं। ये एक गांव की आबादी कितनी होगी, 1000 लोग बहुत होगा, तो 1500 लोग बहुत ज्यादा है ये, तो गांव इतने भी नहीं होते हैं। अब ये छोटे छोटे लोग हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप में हैं, तो ये लोग अब क्या कहेंगे कि साहब यहाँ तो ना कोई थाना है, थाना है तो बहुत दूर है गांव से, और यहाँ पे ना तो कोई सड़क बन पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है, ना कोई खेत की मेड़ बन पाई है, कुछ भी नहीं हुआ यार सर, कैसे करें। तो इन्होंने अपनी बनाई लोकल पंचायत, अपने अपने गांव के लोगों की, 5-6 गांव ने, 10-12 गांव ने मिलकर एक पंचायत बना ली। तो ये लोग क्या कर देंगे, अब ये पंचायत अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करेगी। आपकी पहली पोस्टिंग, जब आप पोस्टिंग पाओगे एज एसडीएम, तब आपकी ज्यादातर आपकी जो मुठभेड़ होगी वो पंचों से होगी। पंच कहेंगे आपसे कि दादा मालिक, ऑफिसर साहब, रोड बनवा दो, या ये लाइन बिछवा दो, या इंटरनेट नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, कहाँ गांव में कैसे ट्यूबवेल लगेगा, कैसे हमारे यहाँ पानी छिड़केंगे, कैसे दवाई मारेंगे। तब आपकी ज्यादातर लड़ाइयाँ होंगी पंचायत से, और पंचायत के साथ काम करके आपको ग्राउंड वर्क समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा देश, जो भारत जो गांव में बसता है, कैसे हमारा देश चल रहा है, कैसे हमारा देश बस खुश है। यहाँ लोग बड़े, गांव में बड़े प्रसन्न हैं, बड़े जो भी हैं ठीक है, बस अच्छी रोटी है, ताजी हवा है, शुद्ध पानी है, चलता है, ठीक है। आर्टिकल 43, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशनल बेसिस इन रूरल एरियाज। ये क्या होती है कॉटेज इंडस्ट्री? माने छोटे लेवल की, एमएसएमई से भी छोटी 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 इंडस्ट्रियां अपने गांव में अगर चलने लगेगी, तो एवरी विलेज विल बिकम सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट। अगर गांव में अपने आप ही, जो हम एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि गांव में अपने आप तो खेती भी है, अपने आप इनके यहाँ सब कैटल भी है, इनके यहाँ खाना भी है, दूध भी है, पानी भी है, इनके यहाँ अपने अपने घर हैं, इनके अपने अपने, इनके बिजली भी पहुंच गई है। अब अगर इन्हें और पैसा कमाना है तो ये गांव से ही प्रोडक्ट बनाएं, अपने अच्छे अच्छे कर लें, अपने काम सारे अच्छे कर लेंगे। छोटे छोटे दूध पनीर बना के बेच रहे हैं, छोटे छोटे लिज्जत पापड़ बन गया है ऐसे ही। अब ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे तो ये बनते हैं कॉटेज इंडस्ट्री से। कॉटेज माने छोटी सी झोपड़ी, इंडस्ट्री माने फैक्ट्री इंडस्ट्री। तो छोटी इंडस्ट्री अगर बनेगी, गांव अपने आप एक सेल्फ रिलायंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन जाएगा। उसको बाहर के ज्यादा ये ताम तिड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस अपना खुशहाल है, गांव सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। तो या तो इंडिविजुअल बेसिस पे बना ले अपना कोई व्यक्ति कि मैं गांव में हूं, मैंने देखा मेरे पास 4 गायें हैं, 2 भैंसें हैं, और मेरे पास एक्सेस दूध है, मैं क्या करूं, मैं दूध का पनीर बनाऊंगा, दूध का घी बनाऊंगा और बेचूंगा, बढ़िया बेचूंगा मैं। दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर, घी बिकेगा 400 रुपए किलो, तो क्यों नहीं करूंगा मैं करूंगा जरूर। अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो मेरा काम है। या तो हम गांव के 4-5-10 लोग मिलके एक छोटा सा अपना कॉटेज इंडस्ट्री बना लें, और हम क्या करें, हम जाएं लेज के पास, फ्रीटो लेज के पास, पेप्सिको के पास कि साहब ऐसा है, हमारे आलू बहुत होता है, तो एक काम करो, अपना हमसे करार कर लो, लाओ बात करो हमसे, और हमारे पास हम 10 लोगों का खेत है, 10 बीघा मान लेते हैं, तो हम 10 बीघे में से आलू बनाएंगे और आपके पास पहुंच जाएगा 100 कट्टे पहुंच जाएंगे, जो भी होगा, जैसे भी होगा 100 क्विंटल हो जाएगा। तो हम इस आलू की डीलिंग कर रहे हैं आपसे। अब ये मैं कर रहा हूं अपने लेवल पे, ग्राम लेवल पे, छोटे लेवल पे, इनसे, फ्रिटोलेस से, पेप्सिको से डील होगी मेरी। फिर मुझे इस आलू के लिए मुझे पैसा मिलेगा। अब मैंने अपना आलू को जो मैं मंडी में जाके बेचता, मैंने जाके बात करी कंपनी से, कंपनी कह रही हाँ पहले हमको देना, हम बढ़िया छाट लेंगे आलू, हम ले लेंगे और तुमसे पूरा उसको मुआवजा देंगे उसका। ये होगा, तो ये होगा हमारा आर्टिकल 43 के तहत। हमें सरकार ये सुनिश्चित कराए, इस चीज की तरफ प्रयास करे कि हम कॉटेज इंडस्ट्री बनाएं और अपना इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन लेवल पे हम अपने आप का और उत्थान कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छी बात लग रही है, सुनने में मजा आ रहा है। आर्टिकल 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये बाद में इंसर्ट हुआ था अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। इन मैम का आपको नाम पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ी ब्रांड का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है ये। इनका प्लीज एक बार बताना जरूर मुझे क्या लग रहा है आपको। आर्टिकल 46, promotion of educational and economic interests of SCs, STs and other weaker sections and to protect them from social injustice and exploitation। बहुत सिंपल है, सरल बात है। गांधी जी जो कहते थे कि हरिजनों का सम्मान करना है। अब आर्टिकल 46 के SCs, STs का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, SCs और STs का जो इंटरेस्ट है उसको बचा के रखना है। और खाली यही नहीं, और भी वीकर सेक्शन है, और भी कमजोर वर्ग है जो समाज में बहुत ही ज्यादा मतलब वंचित वर्ग रहा है, बहुत ही गरीब तबका रहा है, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है। और उन्हें प्रोटेक्ट करना है जो सामाजिक अन्याय होता है उनके साथ,
जो उनका शोषण होता है उसके साथ, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है। 47, टू प्रमोट द कंजम्पशन सॉरी टू प्रोहिबिट द सॉरी टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये सारे जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, जो जितने ज्यादा इलिसिट ड्रग्स होते हैं, जो ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं, नशीले ड्रिंक होती है, शराब लोग पी रहे हैं, बियर लोग पी रहे हैं, ये सब पी रहे हैं, इन सबको प्रोहिबिट करना है। अब आप पूछोगे सर ये क्या बात कह रहे हो? सरकार तो एक तरफ मना कर रही है, संविधान में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कह रही है कि आबकारी विभाग भी है, लाइसेंस भी है, ठेके भी हैं, सब कुछ है, तो ये कैसे चल रहा है? अब ऐसा क्या होता है, आबकारी विभाग हमेशा कंट्रोल में, पहली बात तो लाइसेंस देता है तो बहुत बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलता है किसी भी सरकारी ठेके का या शराब के ठेके का, जो भी होता है। फिर आबकारी विभाग ही दारू की कंपनी से कितनी दारू निकल के जा रही है ठेकों पे, उसका नोट मेजर रखता है कि साहब ज्यादा तो नहीं समाज में बिकने लग गई है, ऐसा तो नहीं हुआ है। फिर आबकारी विभाग इनको ठेकों को बोलता है कि देखो तुम्हारे पास टारगेट है, तुमको इससे ज्यादा नहीं बेचना है या इसके कम नहीं बेचना है, जो भी है इस रेंज में रखना है, ताकि समाज में जितना हम एक तरफ डेटा देखते हैं कि अपराधियों का, अपराध का, उस डेटा से उसको टैली करते हैं कि कितना शराब जो है सेवन लोग बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे अंदाजा लगाओ। तो इसलिए भी हमारा शराब का जो सेल है बहुत ही कंट्रोल्ड है, बहुत ही ज्यादा हमारे देश में जो नशीले पदार्थों का जो सेल होता है, कंजम्पशन होता है, बहुत ही ज्यादा। आप देखते हो कितने रूल लगते हैं कि एक आदमी के पास एक बोतल से ज्यादा, 3 बोतल ज्यादा ना मिले, और ये ना हो इंटरसिटी इंटरस्टेट ना जाए कोई भी शराब। बिहार ने तो बैन ही कर दी, गुजरात में शुरू से ही बैन थी, तो क्योंकि गांधीयन आदर्श है। गांधी जी तो कहते थे भाई शराब मतलब क्या होता है, ये सब बकवास बातें मत किया करो। और भाई गुजरात में शुरू से बैन है क्योंकि साहब गांधी जी की धरती है वो। अब बिहार में अभी हुई क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार ने बोला कि हम देख रहे हैं कि शराब की वजह से, शराब के सेवन से कितना ज्यादा घर टूट रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, जो हस्बैंड्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि लाओ पैसा दो, 200 रुपया दो, 100 रुपया दो, शराब पियेंगे। अब उसके लिए उन्होंने उस सरकार ने, बिहार ने सरकार ने बैन कर दिया, शराब को बंद कर दो, नहीं चाहिए। भले ही सरकार को कितना भी लानत झेलनी पड़ी हो, कितनी भी ज्यादा उनको उनको गालियां सुननी पड़ी हो, पर सरकार अडिग रही। एंड इसलिए नीतीश सरकार की रिस्पेक्ट है कि उस स्टेट में जहां पे बहुत ज्यादा शराब का सेवन होता था, वहां उन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया एक बार में कि अब कुछ नहीं, नो ड्रिंक्स, नो विस्की, नो शराब, नो नथिंग। नाउ आर्टिकल 48 ये LIB है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, तीसरी कैटेगरी में भी आता है पर गांधीयन है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉड कैटल। ये क्या हुआ? ये बोल रहा है कि स्टेट एंडीवर करेगा कि हमारा जो खेती है, देश की जो खेती बाड़ी है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। एनिमल हस्बेंड्री जो है मतलब पशुओं का जो हमारे यहाँ किस तरीके से, हस्बेंड्री माने शादी नहीं, हस्बेंड्री माने होता है कि रियरिंग, रियरिंग एनिमल रियरिंग, कैटल रियरिंग, मतलब कैसे हम गाय बछड़े, कैसे जो हमारी कैटल है, जो हमारी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हम कैसे उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इन अ वेरी ह्यूमेन मैनर, इन अ वेरी गुड मैनर, मतलब अच्छे से, बिना क्रुएल्टी के, बिना बिना उनको चोट नुकसान, उन्हें दर्द, उन्हें पीड़ा पहुंचाए, हम कैसे उनसे हम अपने फायदे की चीजें ले सकते हैं। जानवरों से लेते ही आए, शुरू से लेते आए, ह्यूमन तो शुरू से ही गाय घोड़ा बकरी सब चीजों को उन्होंने काबू कर लिया कि ये तो काम की चीज है, अच्छी चीज है, घोड़ा में यहाँ से वहां ले जाएगा, ऊँट हमें यहाँ से वहां ले जाएगा, और गाय भैंस है तो इनसे तो हमें दूध मिलता है, और गाय भैंस जो गोबर और जो गौमूत्र देती है उसके बेनिफिट शुरू से हमारे हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो काउस काफ्स का स्लॉटर नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी का आदर्श था कि भाई हम हिंदू हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम गाय माता के सम्मान करते हैं, और इसकी बलि नहीं चढ़े। साथ ही अदर मिल्चिंग एनिमल्स, मिल्चिंग माने जो दूध वगैरह देते हैं, और ड्रॉट कैटल, तो ये वाले कैटल जो जो हमें फायदा दे रहे हैं इसमें एनिमल हस्बेंड्री में, इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो, इनका अच्छे से सब कुछ हो। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कैटेगरी पे, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये नए लोगों की बातें कर रहा है। फोटो कितनी तगड़ी है ये, कि लोगों का प्रोटेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे लोग खड़े हैं, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी बात पे, और एक एक कोई चीज है जो रोक रही है एक पावरफुल फोर्स के अगेंस्ट। देखते हैं क्या है। 44 बहुत ज्यादा चर्चा में है,
ठीक है, ये क्या है ये? तो ये है पर्सनल लॉज, जो हमारे देश में इस समय सेपरेट, जो सबके अपने पर्सनल लॉज हैं। कौन कौन से लॉज? मैरिज के, हिंदू मैरिज एक्ट, शरीयत मैरिज एक्ट जितने होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, और हमारे यहाँ सक्सेशन कि कैसे प्रॉपर्टी किसी को मिलेगी, क्या मिलेगी, कौन किसका बेटा कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा, इनहेरिटेंस के कैसे बपौती में कौन सी प्रॉपर्टी किसी की हो सकती है। तो अभी तक क्या हो रहा है कि जो पर्सनल लॉज हैं, हम सारे समाज में देख रहे हैं, सब धर्मों के, सब सेक्शंस के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। हिंदू मैरिज एक्ट एक होता है, हिंदू पर्सनल लॉ एक होता है, उसके तहत ही हम हिंदू किसी हिंदू से या किसी और धर्म के किसी भी स्पाउस से हम शादी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हिंदू मैरिज एक्ट बताता है कि आपको ये फेरे लेने पड़ेंगे, ये कस्में खानी पड़ेंगी, ये सब होगा, जो भी होगा, ठीक है, हिंदू पर्सनल लॉ में आता है। डिवोर्स कैसे होगा? डिवोर्स का भी एक तरीका होता है हिंदू पर्सनल लॉ में। आसान नहीं है डिवोर्स लेना। इंडिया अभी इतना सिविलाइज, इतना आगे वेस्टर्न डेमोक्रेसी जैसा नहीं है कि तुरंत बोल दिया दोनों ने हाथ मिलाया कि कल से जा रहे हैं अलग अलग घर। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट होती है, हमारे यहाँ बैठ के पहले सुलह करवाई जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जहां पे भी सैल्वेज नहीं हो सकता रिश्ता, उसको 6 महीने में डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो। पर हमारे यहाँ क्या होता है जनरली, हम 6 6 महीने, साल भर कोर्ट ऑर्डर मिलता है, अलग अलग रहो, पहले सेपरेशन ऑर्डर मिलता है कि अलग अलग रहो, क्या पता शायद तुम्हें एक दूसरे के प्रति प्यार आ जाए, जो भी हो जाए, किसी तरह रिश्ते को बचाए रखना चाहती है। क्योंकि हमारे यहाँ सोशल फैब्रिक डिवोर्स पे नहीं बना है, हमारा सोशल फैब्रिक बना है मैरिज पे। हमारा मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा मैरिज उस ईश्वर का एक आशीर्वाद है कि अब ये रहेगा लाइफ उम्र उम्र तक। तो वो है सक्सेशन के, मेरी कोई नाजायज औलाद या मेरा कोई नाजायज बेटा बेटी, जो उसका कितना हक है मेरे प्रॉपर्टी में, सब कुछ। इनहेरिटेंस के, मेरे फादर की प्रॉपर्टी में मेरा कितना हक है, मेरी बहन उसका कितना हक है मेरे फादर की प्रॉपर्टी में, सब चीजें। तो हर सेक्शन का समाज के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। अब यूसीसी कहता है इन सबको एक करो, यूनिफॉर्म करो, पूरा यूनिफॉर्म ऊपर से नीचे तक, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, सबकी एक ही होती है, तो ऐसे एक करो सिविल कोड, सबका एक जगह लिखो। अभी तक हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ते हैं, इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं, हमने कभी यूसीसी नहीं देखा है अभी तक। अभी इसकी चर्चा दोबारा जोरों पे आ गई है, आएगा तो बिल्कुल हमारे लिए एक नया, वो बिल्कुल नया एक्ट के तौर पे आएगा, पढ़ेंगे उसको भी, बहुत जरूरी होगा वो भी। आर्टिकल 45, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 years, ये ऐड हुआ था। 86वां अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। अच्छा, इसने क्या किया कि आर्टिकल 21A में एजुकेशन को तो कर दिया फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 45 में टेक्स्ट में चेंज कर दिया था। क्या चेंज किया था? जो पहले लिखा था चाइल्डहुड केयर खाली 6 साल के ऊपर के बच्चे के लिए, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, वो हटा के उसका टेक्स्ट चेंज हुआ। उसको बोला कि 6 से नीचे बच्चों का तो पहले तो चाइल्डहुड केयर दो उन्हें, वो शिशु हैं, बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, वो तो उनसे क्या आप उनसे करा रहे हो, कहां फंसे हो? पहले उनको चाइल्डहुड केयर दो, फिर उनको अर्ली एजुकेशन दो, बिल्कुल प्री नर्सरी, प्री स्कूल जो होती है आजकल, किंडरगार्टन, जो होते हैं सारे, तो ये बच्चों को मुहैया करवानी है आर्टिकल 45 के तहत। फिर 48 पे आ जाओ, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, अभी पीछे पड़ा था, गांधीयन फिलोसफी भी है और साथ ही लिबरल इंटेलेक्चुअल भी है कि साइंटिफिक वे में चलेगी, साइंटिफिक लाइंस पे हम आज के एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर को संभाल के रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पहले के समय का जो चलता आ रहा है कि पहले के, जो आपको अगर याद हो तो बहुत सारे खेती के ऐसे ऐसे तरीके होते थे जो डेट्रीमेंटल हैं एनवायरनमेंट के लिए। अब उनको बोला गया वो मत किया करो यार, वो तो समाज बर्बाद, वो तो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उससे, ये सारे काम क्यों करते हो? पराली जलाना, पराली इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पराली जो जलाई जा रही है, ये ओल्ड एज तरीका है। ये क्या है ये सब? ये क्यों करते हो ये? अब इसको मत करो यार, दिल्ली की हवा चोक हो जाती है, पंजाब की हवा चोक हो जाती है, यूपी, वेस्टर्न यूपी को प्रॉब्लम हो रही है, हरियाणा को प्रॉब्लम हो रही है, आप जला देते हो यार, ऐसे कैसे होगा? तो हर साल की प्रॉब्लम है, दिल्ली सरकार, केंद्र, हरियाणा, पंजाब, तीनों लड़ते रहते हैं चारों आपस में कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्यों कर रहे हो? पुराने काम है, गंदे काम है, बेकार काम है, धुआं कर रहे हो, धूल कर रहे हो, हवा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट घूम रहा है, PM2.5, PM10, अच्छी बात नहीं है। अब इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री को संभालना है कि अच्छे साइंटिफिक लाइंस पे हो, कि ऐसा नहीं कि पहले आपने 4 गाय ले ली, उनको दाना पानी खिलाया और छोड़ दिया, बस पूरे गांव में घूम रही है वो और ढूंढ रहे हैं शाम को। नहीं, उन्हें अच्छे से रखो, अच्छे से बाड़े में रखो, एक बढ़िया उनका फेंसिंग बनाओ, उनका तबेला बनाओ,
अच्छे से उनको भैया उनको खाना पीना, छत मिले, धूप मिले, पानी मिले, सब चीजें उनको मिले, तब होगा। आर्टिकल 48A ये भी आया अमेंडमेंट के तहत, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बचाना भी है, इंप्रूव भी करना है, किस किस को, एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, तीनों काम करने हैं। ठीक है, करेंगे ही, अच्छे से करेंगे, ये बहुत जरूरी भी है और आने वाले समय में बहुत बड़ा एक इंपैक्टफुल एक कदम बनेगा। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है चाहे मुगल कालीन हो, चाहे एंशियंट इंडिया की हो, उन सारे हमारे जो मंदिर हैं, हमारे कितने बृहदेश्वर मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है और कितना आलीशान मंदिर है। अगर आप उस मंदिर की स्कल्पचर देखोगे ना, आप कहोगे सर ये क्या है, ये कौन लोग बना के चले गए यहाँ पे, बृहदेश्वर टेम्पल, ऐसा ऊंचा पिरामिड, ऐसा लंबा चौड़ा, सिंगल पत्थर से कार्व्ड आउट, ये सब ऐसे ऐसे टेम्पल हमारा, ये द्रविडियन स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, कहाँ कौन लोग थे ये, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि कैसे लोग थे यहाँ पे इंडिया में, क्या क्या बना के गए हैं, ताजमहल, ये तो खैर क्या ही बोले। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, के स्टेट भी प्रयास करेगा, स्टेट प्रयास करेगा कि कार्यपालिका अलग, जुडिशरी अलग, ये कभी मिल नहीं जाए, ऐसे ना हो जाए। जुडिशरी और कार्यपालिका अगर एग्जीक्यूटिव ये दोनों अगर सेम हो गए, एक हो गए, तो क्या होगा, फिर तो बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। मान लो मैं सड़क पर जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से, मैंने हेलमेट नहीं लगाया है, हेलमेट नहीं लगाया, मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया, और मान लो मैंने हेलमेट लगाया भी था तो भी मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया और मुझे दे दिया चालान किसी बात का काट के कि ले जा चालान हो गया तेरा, जा। मैं कहूँगा सर क्यों काटा, और कोर्ट में मिलना जाओ। और मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में उस चालान को कंटेस्ट करने में गया, मैंने देखा वहां पे वही पुलिस वाला अपने वर्दी उतार के काला कोट पहन के बैठ गया जज की कुर्सी पर। मैं तो गया, मेरा तो केस खत्म, मुझे तो न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है कि जुडिशरी अलग रहेगी, एग्जीक्यूटिव अलग रहेगी, ताकि एग्जीक्यूटिव जो आरोप लगा रही है वो जुडिशरी मैच करे, देखे कि क्या सही है कि नहीं है, और अगर गलत है सारे आरोप हटा देगी, मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। नहीं हुआ, अगर आरोप सिद्ध हो गए तो भाई सजा भी होगी मुझे, फिर तो चालान भरूंगा, पेनल्टी भरूंगा, हो सकता है जेल ही हो जाए, अरेस्ट हो जाऊं 2 महीने के लिए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। नाउ आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको नेहरू जी का मैंने पहली क्लास में एक चीज बताई थी, दूसरी क्लास में सॉरी, नेहरू जी का एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें एक ये भी था कि इंडिया अपनी जो है पुरानी पोजीशन जो है वो गेन करेगा। हम एक सोलम रिजॉल्व लेते हैं, हम संविधान सभा के लोग, कि हम इंडिया की जो पुरानी जो हिस्टोरिकल जो इनका हमारा जो सम्मान है वो हम लौटाएंगे, और हम सिविलाइज्ड नेशन की तरह बिहेव करेंगे, हम वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए बात करेंगे। ये वहां से आया है आसान, लिबरल इंटेलेक्चुअल नए ख्यालों वाला है। अब ये वो सारे डीपीएसपीज हैं जो अमेंडमेंटों के तहत आए हैं। पहला अमेंडमेंट देख लो 42, यहां से आया 39F, पीछे पड़ चुके हैं 39A, 43A, 48A। क्या बोला है, फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सही बात है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये भी है। 43A भी पढ़ लिया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 2 साल बाद आया, जो 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 इंदिरा गांधी जी की सरकार जब गई और नई सरकार जब आई तो उस सरकार ने कई सारे अमेंडमेंट जो पुराने पहले आए थे उनको पलटा, उल्टा सीधा पहले हुआ था उसको सही किया, फिर उन्होंने भी कुछ अपना ऐड किया है। स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर 2002 की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार, एक चीज लेके आई थी, चेंजेस इन आर्टिकल 45, यही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 years, नाइस, ठीक है। फिर 2011 की यूपीए सरकार लेके आई थी 43B, स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशन मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज। जब 97 में हमारा कॉर्पोरेट सोसाइटी हमारे ऐड हुआ संविधान में, तब एक 43B, एक डीपीएसपी भी जोड़ा गया। अब इनके पीछे एक पढ़ना है हमें, सैंक्शन। ये क्या चीज है, सैंक्शन क्या है? सैंक्शन माने कोई किसी चीज पे कोई सैंक्शन लगाना, कोई कंट्रोल लगाना, कोई चीज पे कुछ सैंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूं। एनीवे, तो ये बोल रहे थे अंबेडकर जी, अगर कोई सरकार विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डीपीएसपीज,
क्यों नहीं कर सकती है? वो इग्नोर क्यों कर सकती है? कैसे कर लेगी इग्नोर? क्योंकि जो पॉपुलर वोट से चुन के आई है, जो जनता की मांग से चुन के आई है, तो भैया वो जनता को कैसे फेस करेगी बाद में? जो जनता को चुन जो जो भाई जनता ने चुन के भेजा उनको, ये एमपीज गए सारे ऊपर, हमारे ये लोग जाके बैठे लोकसभा में, अब वहां पे जाके इन्होंने सरकार बनाई। अब उस सरकार ने डीपीएसपी के ऊपर काम नहीं किए जो इन्होंने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में वादे किए थे। अब ये वापस जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे? क्या बोल के जाएंगे कि साहब हम तो पिछली बार तो नहीं कर पाए, इस बार कर लेंगे, लाओ दे दो हमको वोट। क्यों दे दें? पिछली बार क्या किया तुमने? तुम जब पिछली बार गए थे तो अगर कोई गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट इग्नोर्स डीपीएसपी, इट विल सर्टेनली हैव टू आंसर फॉर दैट बिफोर द इलेक्टोरेट। लोगों को आंसर करना पड़ेगा उनको एट द इलेक्शन टाइम। क्या अपने आप दोगे जवाब? अभी नहीं दोगे तो बाद में दोगे। कैसे नहीं दोगे? जवाब तो दोगे ही दोगे, देना पड़ेगा। एक और चीज देखो, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल क्यों है और नॉन इन्फोर्सिएबल क्यों है? लीगली नॉन इन्फोर्सिएबल भी है। क्यों है भाई? क्यों हम कह रहे थे कि अब ये इतने ज्यादा अपने इनको अधिकार तो बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं इसमें, पर जस्टिसेबल क्यों है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, कंट्री के पास उस समय इतने सफिशिएंट रिसोर्स नहीं थे यार। कहां से देते? हालात देख रहे हो, ये हालात अंग्रेज छोड़ के गए थे। इस हालात के सामने आप कुछ लॉयर्स खड़े हो जाएंगे, ये कहेंगे कि साहब देखो ये तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उस समय खाने के लाले पड़े हैं। यूएस से हमें जो वीट आ रहा है, जो गेहूं आ रहा है, वो है PL 35 32, जो वो अपने सुअरों को खिलाते थे। हमें खाना इंपोर्ट करना पड़ रहा था। हम उस समय कहां से तुम्हें डीपीएसपी ला के दे दें? ये सारे तब होते हैं जब पेट में रोटी होती है। ये सब सारे फंडामेंटल राइट तब अच्छे लगते हैं जब जब पेट में दाने होते हैं, ठीक है, तब तक नहीं। अब द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन। कैसे करोगे? कितने तुम लोगों को पराली जलाने से रोक पाए? अभी तक नहीं रोक पा रहे हैं ना। क्या करें? लोग कह दिया, इतने बार कह दिया, समझा दिया, साइंटिफिक नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है, जाने क्यों परेशान होते हो, क्यों आग लगाते हो खेतों में, मत किया करो। कोई मान रहा है? कितनी बार तो पकड़ना पड़ता है, अरेस्ट करना पड़ता है इन किसानों को। और इतने ज्यादा हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, इतने तरह के हमारे लोग हैं, इतने सब इतने हमारे विविधता है हमारे देश में कि वहां पे कहां से यूसीसी तो लग नहीं पाया अभी तक। और कई सारी डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से बैकवर्डनेस भी है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ हैं जहां भैया डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए इनको नॉन जस्टिसेबल रखो, अभी नॉन इन्फोर्सिबल मत करो। जब हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे, वेलफेयर स्टेट की तरफ और आगे अग्रसर हो चुके होंगे, इनको तब कर देना जस्टिसेबल। पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है। अब ये न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडिया है, यहां with its many preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place and the mode of fulfilling them। क्या मतलब है? कि भाई अभी न्यूली बॉर्न इंडिया है, यूएस आजाद हुआ है 18वीं शताब्दी में, हम हुए 20वीं शताब्दी में, हमसे कितना आगे वो उनके पास हेड स्टार्ट रहा है। तो वहां पे वो लोग जस्टिसेबल कर सकते हैं हर चीज को। वहां डेमोक्रेसी विकसित है, वहां डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी है। हम नए तो आए हैं यार, अभी तो हम 70 सालों में तो हम आए, इतने आगे आ चुके हैं। 70-75 सालों में हम देश की, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो हम आगे और बढ़ेंगे। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या किस ऑर्डर में इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, कब इंप्लीमेंट करना है, किस मोड में करना है, कहां इंप्लीमेंट करना है। जब करेंगे तब कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब देखो इसका क्रिटिसिज्म। पहला क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म माने थोड़ा सा इसके अगेंस्ट थोड़ी कड़वी बात है। डीपीएसपी के अगेंस्ट क्या है कि भाई कोई लीगल फोर्स ही नहीं है। जब आप कोई उसको जस्टिसेबल नेचर नहीं दे रहे हो, तब वो खाली एक सुपर फ्लूइड नेचर है, सुपर फ्लूइटस है, कुछ है ही नहीं वो। ये सारे जो लोग हैं ना, ये सारे संविधान सभा के मेंबर्स हैं। टीटी कृष्णमाचारी, देखो इन्होंने क्या बोला, ये भाई केटी शाह ने बोला कि ये एक ऐसा चेक है बैंक के पास जो बैंक तब पे करेगा जब बैंक में पैसे होंगे। अ चेक विद अ बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। ये क्या बात हुई कि आप पे डीपीएसपी हैं पर इंप्लीमेंट आप करोगे जब आपका मन करेगा, जब आपके पास संसाधन होंगे। तो फिर डीपीएसपी है ही क्यों? मत हटा दो ना इनको, एक बार में हटा दो। कृष्णमाचारी साहब ने क्या बोला कि डीपीएसपी है एक वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट। हाँ, अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा है। डस्टबिन है, उठा कोई और आपको कुछ और डालना हो डस्टबिन में डाल दो। कोई और नई नई कोई खोज आप करे हो, नए कोई विचारों की, यहाँ उठा के डाल दो, इसमें कुछ नहीं होगा इनसे। और केसी वेरे ने बोला, केसी वेरे एक लॉयर थे, बाहर के विदेश के हैं ये, तो इन्होंने बोला कि ये है एक मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। बस सोचो, एम बनाओ, एस्पिरेशन इनकी क्या क्या है
कि क्या आप लोग सोच के बैठे हो कि क्या क्या होना चाहिए? दैट दे सर्व एज मेयर मॉरल होमिली, मॉरल लेसन है खाली, बस सिखा दो, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह सरकार को समझा दो कि साहब ये याद रख लेना, ऐसे आपको बनाना है कानून, नहीं बनाओ तो हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, पर बनाना तो ऐसे बना लेना, याद कर लेना इनको, अब बनाओ कैसा भी बनाओ वो आप जानो। सर इवोर जेनिंग्स, इन्होंने बोला था कि ये तो बस पायस एस्पिरेशन है, पायस माने बहुत पवित्र एस्पिरेशन है, बहुत ही अच्छी एकदम ऐसी एस्पिरेशन है कि आहा वाह 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 क्या बात हो रही है, इलॉजिकली अरेंज्ड है। मतलब ये क्या हुआ इलॉजिकली अरेंज? भाई देखो इन्होंने बोला श्रीनिवासन जी ने, डायरेक्टिव्स आर नाइदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज्ड। अच्छा ठीक है, declaration mixes up relatively unimportant issues with the most vital economic and social questions। कि कहीं तो आपके पास एकदम सोशल इकोनॉमिक बातें करने के लिए आपके पास आर्टिकल है, उसी के आगे पीछे आपके पास कोई बहुत ही अनइंपॉर्टेंट नॉर्मल सा आर्टिकल है कि जिसकी कोई खास अहमियत है भी नहीं। ये क्या हो रहा है? इट कंबाइंस रादर इनकॉन्ग्रुअसली, इनकॉन्ग्रुअसली माने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा है ना 9th क्लास में ज्योमेट्री, कॉन्ग्रुएंसी इनकॉन्ग्रुएंसी, जैसे बता रहा हूं ज्योमेट्री हल्का सा एग्जांपल बताना पड़ता है क्या करें, जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, अगर इन तीनों की साइड 1 है, ये तीनों की साइड 1 है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं ये, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम ही है ये, तो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये सेम नहीं होंगे तो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जो इनकॉन्ग्रुएंट चीजें हैं आपने उनको कंबाइन कर दिया है, द मॉडर्न विद द ओल्ड, सबको आपने मिक्स कर रखा है यहाँ पे, एंड प्रोविजन सजेस्टेड बाय द रीजन एंड साइंस विद प्रोविजन बेस्ड प्योरली ऑन सेंटिमेंट एंड प्रेजुडिस। कि आपने क्या किया है, आपने कुछ तो साइंटिफिक और रीजनिंग के साथ, जो लॉजिक के साथ कुछ ऐसे डीपीएसपी को पकड़ा, और आपने कुछ ऐसे डीपीएसपी को पकड़ा जो पुराने हैं, सेंटिमेंट अच्छे ख्याल है, सोच अच्छी है, प्रेजुडिस कुछ ऐसा मन में बना हुआ है, तो आपने उन दोनों को, साइंटिफिक वालों को और प्रेजुडिस वालों को जोड़ दिया, ये किया है आपने। अब ये कहां तक फेयर है कहां तक नहीं है ये क्वेश्चन देखेंगे। तो कंजर्वेटिव नेचर के हैं ये। इवोर जेनिंग ने बोला था कि डायरेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लैंड। 19th सेंचुरी मतलब समझते हो, मतलब 1800s, यहां के ये डीपीएसपी थे, और वो आप उठाए पड़े हो अभी भी, ये 1800 नहीं है, 1800s मतलब 19वीं शताब्दी। ही ओपाइंड दैट द डायरेक्टिव्स आर डीम्ड टू बी suitable in India in the middle of the 20th century। के ये तब जरूरी थे डीपीएसपी 1950s में, 60s में, इस तरफ 40s में, तब इनकी जरूरत दिख रही थी कि हाँ वो सही चीज, अच्छी चीज है, क्या पता बढ़िया हो। अब क्या ये आज सूटेबल है फॉर द 21st सेंचुरी, ये क्वेश्चन है, दैट कैन नॉट बी आंसर्ड, बट इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट दे विल बी एंटायरली आउटमोडेड। कि ये जरूर हम मान सकते हैं कि एक समय आएगा जब हम इनको पूरी तौर से इनको आउटमोड कर दें, हम डीपीएसपी के आगे निकल जाए। डीपीएसपी तब अच्छा था 1940s 50s के अराउंड, अब डीपीएसपी हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो इसको आगे आने वाला समय इसको कर देगा एक रिडंडेंट, जिसे कहते हैं आउटमोड कर देगा, इससे आगे निकल जाएगा आने वाला सिस्टम। के संतनम जी ने बोला कि डायरेक्टिव्स ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, कहां कहां पे, सेंटर और स्टेट के बीच में, और राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, और गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। बता रहा हूं, कोई सरकार कहेगी कि हमें ये लाना ही लाना है, डीपीएसपी में लिखा है, और सरकार कहेगी तो राष्ट्रपति कहेंगे मत करो, मान जाओ, तो लेकिन सरकार कहेगी हमें लाना ही लाना है, सॉरी हम लाएंगे, साइन करो उस पर, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा उस पर, वो चीजों पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एमसी सीतलवाड़ जी डीपीएसपी का सिग्निफिकेंट ये बता रहे हैं। इन्होंने बोला कि ये तो वो है जो अंबेडकर जी ने बोला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रिमाइंड द स्टेट ऑफ द न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये बताएगा कि कैसा नया सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर आने वाला है, क्या होना चाहिए। ये कोर्ट्स के लिए एक यूजफुल बीकन लाइट है। बीकन लाइट माने इसको नॉर्दर्न स्टार भी लिख लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी लिख लो, गाइडिंग लाइट, नॉर्दर्न स्टार, के नॉर्दर्न स्टार, ये सारे टर्म हैं इंग्लिश के, बहुत मतलब फ्रेज है, ये कोर्ट्स हैं। तो ये कह रही है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार कह भी रखा है कि जो भी डीपीएसपी है, हमारी डीपीएसपी हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट है, एक बीकन लाइट है, मतलब जो जल रहा है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं बस खाली कि क्या हम इसकी तरफ बढ़ते हुए हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो नॉर्दर्न स्टार है, एक बिल्कुल वो कहते हैं ना पोल स्टार जो होता है, ये जितने होते हैं, दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड
to all state action, legislative or executive, and also a guide to the courts in some respects. कि डीपीएसपी बनते हैं एक डोमिनेटिंग बैकग्राउंड कि भाई कोई एक्ट आया, कोई लॉ आया तो क्यों आया, क्योंकि डीपीएसपी को अमल में लाना था इसलिए आया। और कोर्ट्स को गाइड करते हैं कई जगहों पे कि साहब देखना जरा कानून कैसा है ये, और कोर्ट्स कहेगी पहले डीपीएसपी पढ़ने दो, एक बार रुक जाओ, डीपीएसपी पढ़ा, हाँ लॉ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीएम्बल को एम्पलीफाई करता है ये। मैंने वेव बनाई है, वेव का एम्पलीट्यूड याद है ना? तो प्रीएम्बल में जो लिखा हुआ है, प्रीएम्बल याद हो गई कि नहीं हो गई, पहले तो ये बता दो मुझे। प्रीएम्बल में कई सारे हमारे जो हमने अपने आप को जो कुछ एंश्योर किए हुए हैं टू ऑल इट्स सिटीजन्स, फलाना 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 फलाना, वो सारे फलाने फलाने, जरा नाम बताना क्या है वो सारे फलाने यहां से एम्पलीफाई होते हैं। प्रीएम्बल के जितने लिखे हुए हैं डीपीएसपी से एम्पलीफाई होते हैं। ठीक है, ये हो रहा है। नाउ कम टू बाकी, फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। ऑफ कोर्स ये करता ही है कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है डोमेस्टिक पॉलिसियों में भी और फॉरेन पॉलिसियों में भी, कि कैसे हम वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे, इंटरनेशनल लॉ के तहत हम कैसे बात करेंगे। दूसरा, हम अपने स्टेबिलिटी, सरकार आएगी जाएगी पर लोकतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में जब लोकतंत्र रहना चाहिए तो लोकतंत्र के लिए सरकार जो काम कर रही है, स्टेट जो काम कर रहा है, पिछली सरकार भी उसके साथ ही एडिशन काम करती चले, तो स्टेबिलिटी भी है, कंटिन्यूटी भी है। सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, फिल इन द वैक्यूम इन पार्ट 3, जो पार्ट 3 में वैक्यूम है, बाय प्रोवाइडिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में है हमारे पास पॉलिटिकल ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी, जो कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री भी हैं। देयर इम्प्लीमेंटेशन creates a favorable atmosphere for the full and proper development enjoyment of the fundamental rights by the citizens। कि इनका जो implementation होता है ये बहुत ही favorable माहौल पैदा करता है for the full enjoyment of fundamental rights, होता ही होता है। enable the opposition to exercise influence and control over the government। opposition पंगा करती है, opposition लड़ती झगड़ती है, जो विपक्ष होता है कि साहब कब आएगा कानून, क्यों नहीं ला रहे हो कानून, या क्यों लाए हो ये कानून, ये बताओ। ये सर्व एज क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। टेस्ट है सरकार का, करे हो कि नहीं करे हो, लाओ देखें जरा तुम्हारी किताब। तो इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है सरकार का, उसमें ये फिर इनको ग्रेडिंग मिलेगी सरकार को, A-, A+, B, सारी चीजें। ये कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी बनता है। कई पार्टीज होती हैं जो अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो निकालती हैं, तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में आप देखते हो कि सरकार पार्टियां वादे कर रही हैं, अरे आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ले आएंगे, वो ला देंगे, वो सब बातें कहाँ से आई हैं? वो बातें आई डीपीएसपी से, और ये फिर उनका टेस्ट होगा बाद में कि हाँ भाई क्या लाए हो। और बात बताओ, कितने लोग हैं जो मैनिफेस्टो पढ़ते हैं? ये बताओ तो मुझे ये बता दो, कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ते हैं सरकार का, पार्टी का? नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? क्यों? कब ये सारी बातें कब आप जानोगे, कब आप समझोगे ये सब चीजें कि हमें ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं जो वेबसाइटों में पड़े हुए हैं जाने कब के, है ना? आपको कभी आपने अगर मूवी देखी हो कोई, उसमें जब शुरू में सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट आता है, उसमें UA ये लिखा होता है, PG-13 लिखा होता है। क्या होते हैं इनके मतलब? क्यों होते हैं इनके मतलब? वो सर्टिफिकेट पब्लिक है, वो सर्टिफिकेट कभी खोल के देखा है सेंसर वेबसाइट पे? उसका सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? यहां लोग बहुत ज्यादा चीजें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं कि मैनिफेस्टो में सरकार क्या क्या वादे करके बैठी हुई थी और देखो जरा क्या नहीं किया है। और चलो ये ना पढ़ो, चलो कोई बात नहीं, आप कई ऐसे PIB पढ़ लो, कम से कम PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां पे आपको दिख जाएगा सरकार की नीतियां क्या चल रही हैं, सरकार क्या बनाना चाह रही है, क्या लाना चाह रही है। अभी एनिमल एक्सपोर्ट बिल का एक विरोध हो रहा था, किसी ने पढ़ा वो बिल पूरा? है PIB पे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे वो डला हुआ था, डला रहा, फिर उसके बाद वो बिल वापस भी रिलैप्स भी हो गया, सरकार ने वापस ले लिया उसको क्योंकि बहुत विरोध हो रहा था उसका। तो कब आप लोग जागेंगे, कब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे? PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और PIB पढ़ लो, आपका करंट अफेयर पॉलिटिकल रेडी हो जाएगा। और साथ ही PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कभी इसके बारे में जानना ही क्या होता है, PTI क्या होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, ये जान लो। ये सब चीजें ये बहुत काम आएंगी, और यहां नहीं तो इंटरव्यू में काम आएंगी। तो ये सब कब पढ़ोगे मालिक? पढ़ना शुरू करो इन सबको। इतना कहां तक लेके जाएं? नाउ कुछ ऐसे केस आएंगे हमारे सामने जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के ऊपर नीचे हो रहे थे। केस क्या है? शुरू में चलते हैं, बिल्कुल आजाद हुए, 47 में आजाद हुए, 51 में केस हो गया। केस क्या है? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का केस हो गया। वही केस तो वही था कि
सरकार प्रॉपर्टी ले रही थी लोगों की, जो भाई जमींदार थे, साहूकार थे। पहले जमींदारी, ये होता था ना, जमींदारी, मनसबदारी, और एक तीसरा बताओ क्या होता है? मनसबदारी, है ना? तीसरा क्या होता है? इनामदारी। इनामदारी। ये सारे तरीकों से पहले पुराने राज्य जो होते थे, मुगल होते थे, अंग्रेज होते थे, वो जमीनें ऐसे बांटते थे। सरकार आजाद हुई, हमारा देश आजाद हुआ, सरकार ने कहा ये सब क्या चल रहा है भाई, ये तो गरीब गरीब रह जाएगा ऐसे, तो इसको छोड़ो, इनको पहले किसी तरह फिनिश करो। अब इनको रोकने के लिए सरकार लेके आई कई सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट चैलेंज हो गए, चैलेंज हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है भाई, जो अगर कॉन्फ्लिक्ट कोई आएगा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में, तो फंडामेंटल राइट ऊपर आएंगे डीपीएसपी के। सुप्रीम कोर्ट ने वही सोचा जो एक लॉजिकल पर्सन सोच सकता है कि फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल है यार, वो तो फंडामेंटल है, उसको कैसे छीन लोगे आप? पार्ट 3 तो पहले है संविधान में, डीपीएसपी तो बाद में आ रहे हैं पार्ट 4 में। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए बोला कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय इनएक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कर सकते हो, करना हो तो कर दो, पर अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड किए बिना आप कोई डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए कोई कानून लेके आ गए इसको हटाने के लिए, तो फंडामेंटल राइट ऊपर बैठेगा। फंडामेंटल राइट को पहले बदलो आप। अच्छा ठीक है, करते हैं इसको भी, देखते हैं इसको। किया गया। फिर 15 साल बाद फिर एक कानून आया, एक केस आया, गोलकनाथ केस, आईसी गोलकनाथ केस। पार्लियामेंट के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट विच आर सैक्रोसैंक्ट, कि पार्लियामेंट वो सारे फंडामेंटल राइट को नहीं छू सकती जो सैक्रोसैंक्ट हैं, जो एकदम पवित्र हैं, एकदम मतलब बिल्कुल गर्भगृह में जो बिल्कुल फंडामेंटल राइट जैसे एकदम, जैसे कहते हैं ना, जो शिवलिंग जो गर्भगृह में होती है तो उसको कोई छूता नहीं है जाके, उसको पंडित जी ही जाके छू सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो आम जनता जाती है दूर से नतमस्तक होके हाथ जोड़ती है और बिल्कुल नंदी से बात करती है, नंदी जो बना हुआ होता है, तो शिवलिंग को नहीं छूती है, वो सैक्रोसैंक्ट है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के हम सामने बैठ के हम मत्था टेकते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर जाके पन्ने नहीं पलटते हैं। वो गुरु है, वो देव है, वो तो गुरु ग्रंथ साहिब है, वो तो उस ग्रंथ का सम्मान है, वो सैक्रोसैंक्ट है। अब दूसरी बात बोली, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। सुप्रीम कोर्ट बातें पलट रहा है, अपनी अपनी खूब पलट रहा है कि फंडामेंटल राइट पहले बोला आप बदल लो तब जाके डीपीएसपी भी लगाओगे। इस केस में बोला फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। सरकार ने कहा अच्छा हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ, सरकार लेके आ गई 24वां अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग सीएएस। सरकार ने कहा ठीक है, बैठ रहे हो आप लोग अपनी जुडिशरी में, हम सारी कानून ही बदल देंगे। हम बोलेंगे कि भैया ये हम टेक अवे कर सकते हैं फंडामेंटल राइट कोई से भी। सॉरी ओके। फिर आया 25वां एक और पीछे पीछे उसी के, ये इससे आया हमारा आर्टिकल 31C। इस वाले से जोड़ा गया था 31A और B, यहां से जोड़ा गया 31C विच कंटेंट द फॉलोइंग प्रोविजन। क्या था इसमें? ऐसा कोई भी कानून जो डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए लाया गया हो, जो 39B और C को पूरा कर रहा हो, वो कभी भी वॉइड नहीं होगा। नो लॉ लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, शैल भी मत पढ़ना। वॉइड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। 14-19 ठीक है, और आर्टिकल 31 ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, 31C का दूसरा क्लॉज, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। कि कानून लाने के लिए मैं बता रहा हूं कि साहब मैं सरकार हूं, मुझे कानून लाना है। कानून क्यों ला रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे इस पॉलिसी को पूरा करना है। अगर मैं ये पर्पस पूरा नहीं कर पाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून रद्द हो जाएगा, नहीं, फिर ये कानून रहना चाहिए। इस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही गलत है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको उसको करना है, करना ही करना है। ये केस हुआ सॉल्व। सेकंड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 31C वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इन्होंने बोला गया कि अगर आप प्रोविजन ला रहे हो पॉलिसी कोई पूरा करवाने के लिए और आपको कानून पास करवा के आप उस कानून को अमल में लेके आए हो, तो भैया वो कानून जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी रहेगा, हम उसको रिव्यू करेंगे ही करेंगे। ये हो गया। फिर 42nd आया इस केस के बाद, एनी लॉ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी डीपीएसपी शैल नॉट बी वॉइड इफ इट वायलेट्स 14 एंड 19। कोई भी लॉ जो कोई भी डीपीएसपी पूरा करने के लिए लाया गया है वो वैलिड है, सही है, भले ही 14-19 का उल्लंघन हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। इसने बोला कि पोजीशन ऑफ लीगल प्राइमेसी, बोल दिया सुप्रीमेसी टू द डीपीएसपीज ओवर द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 19 एंड 31। अमेंडमेंट था ये। इसने पूरा पार्लियामेंट को पूरा फ्री हैंड दे दिया कि ऑल द बेस्ट, गो अहेड, डू इट, फाइन। इसने बोल दिया
कि फंडामेंटल राइट नीचे हैं, डीपीएसपी ऊपर है। डीपीएसपी पूरा करने के लिए अगर हमें कोई कानून लाना पड़ेगा तो फंडामेंटल राइट जाए भाड़ में, हमें नहीं मतलब। अब भैया फिर ये चीज फिर हुई, मिनर्वा मिल्स केस 1980। अब इस केस में बोला गया एफआरस डोमिनेशन ओवर डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट ऊपर हैं, लोग ऊपर हैं, लोगों के अधिकार ऊपर है भाई। 14 और 19 39 बी और सी से भले ही छोटे हैं, और एक बैलेंस बनाओ बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपी। ये बनेगा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने 1973 में बता दिया है कि एफआरस और डीपीएसपी का झगड़ा आपका कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए संविधान जब बना था, संविधान एक बैलेंस के ऊपर बना है। संविधान एक बहुत ही ज्यादा एफआर और डीपीएसपी के बैलेंस के बीच में बना हुआ है। इस हार्मनी को मत तोड़ो, इस बैलेंस को मत बिगाड़ो। एंड कैन अमेंड एफआरस फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी बट शुड नॉट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट कर सकती है, ये अमेंडमेंट कर सकती है चाहे तो, पर भैया वो ऐसा ना करे कि उसका पूरा स्ट्रक्चर ही उखड़ जाए सिस्टम का, इसका संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। साफ बात है, इसी के बेडरॉक पे बना हुआ हमारा संविधान कि एफआर और डीपीएसपी में बिल्कुल बैलेंस रहे, हार्मनी रहे। गिविंग प्राइमेसी ऑफ वन ओवर द अदर इज टू डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि दो पहिए हैं ये एक गाड़ी के, दोनों पहिए, कोई इसमें ऐसा नहीं होता कि एक पहिया छोटा एक बड़ा है, एक ज्यादा जरूरी है एक कम जरूरी है, दोनों जरूरी हैं, जरूरी रहने चाहिए। और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी सो लॉन्ग एज दैट अमेंडमेंट डज नॉट वायलेट, डज नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस आज की पोजीशन ये है जो हम समझ चुके हैं कि एफआर जो है वो ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी से, फंडामेंटल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई फंडामेंटल वर्ड नहीं मेंशन है, पर तब भी हम उसको मान के चलते हैं कि डायरेक्टिव है, वो फंडामेंटल नेचर का है, पर फंडामेंटल राइट ऊपर रहेंगे। एक डिफरेंस देखो इनके बीच में, ये टेबल है। तो फंडामेंटल राइट लिए गए हैं यूएस से, ये आए हैं आयर से, ठीक है। अब ये प्रोहिबिट करते हैं, ये नेगेटिव नेचर के हैं, पर डीपीएसपी जो होते हैं पॉजिटिव नेचर के होते हैं कि साहब आपको ये करना ही करना है, कब तक नहीं करोगे। ये जस्टिसिएबल हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। अभी बता दिया मैंने आपको मतलब क्या होता है। एम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ जाए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ जाए, ये एम है इनका। नाउ लीगल सैंक्शन है कि लीगल इनके पास अधिकार है कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं जाने देंगे, हम ये चीज नहीं बिगड़ने देंगे। ये मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन है। भाई मॉरल है, अपने विचार के ऊपर है, हमें अपनी चेतना जगानी है कि हाँ साहब ये नहीं होना चाहिए या ये ही करना चाहिए, या ये पॉलिटिकल मतलब कोई ऑपोजिशन पार्टी है, जनता है, देखेगी बोलेगी बाद में, डांटेगी हमको कि ऐसा मत करो, ऐसा क्यों किए थे। फिर प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, पर्सनल एंड कलेक्टिव, पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअल की बात होती है फंडामेंटल राइट। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक। यहाँ समाज की बात होती है, पूरे देश की बात हो रही है, पूरी सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पे। डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। फंडामेंटल राइट, मैक्सिमम फंडामेंटल राइट तो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक है ना, वो तो बिल्कुल ऑटोमेटिक गन है, एक बार चालू हुआ चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। अब यहां पे लाने के लिए हमें कोई लाना पड़ता है, कोई कानून लाए भी गए हैं, इतने कानून आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे बहुत सारे कानून है। तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, नहीं हो सकता ये। नाउ courts can declare a law violative of any of the fundamental right as unconstitutional and invalid. यहां पे कोर्ट्स नहीं कह सकती ये बात, कैन नॉट डिक्लेयर a law violative of any of the DPSP as unconstitutional and invalid. However, they can uphold the validity of a law to give effect to a directive. कि अगर डायरेक्टिव को मनवाने के लिए कानून कोई आया गया है, बढ़िया कानून है, अच्छी बात है। सरकार के कानून देखो क्या क्या लेके आई है, डीपीएसपी को बहुत बार अमल में लाना पड़ता है। क्या क्या, प्लानिंग कमीशन आया था हमारा इन 1950, याद है प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान, सारे महालनोबिस कमेटी, तो वो सारे टू टेक अप द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन अ प्लान्ड मैनर। 2015 में इसका नाम चेंज हुआ, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग को फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? नीति आयोग ये क्या होता है और इसके भी चेयरमैन कौन है ये बताना मुझे। नाउ ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म लॉज to bring changes in the agrarian society and to improve the conditions of the rural masses. गरीब जनता के लिए जो इनको न्याय मिल सके, इनको जो चीजें मुहैया हो सकें, जो बेसिक संसाधन, लैंड मिल जाए इन्हें। कितने फार्मर हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो छोटे हैं, जो बिल्कुल जिनके पास 1-2 एकड़ से भी कम जमीन है, तो उनको भैया कुछ धन संपत्ति, कुछ उनको खेती करने को, कहाँ खेती करें,
तो वो सब लाने के लिए सरकार लेके आई लैंड रिफॉर्म्स। अब ये भी एक पॉलिसी को अमल में लाने के लिए था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन थी। अब नेक्स्ट पढ़ो, मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ, ठीक है, इसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, ये सारे एक्ट आए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स ऑफ लेबर सेक्शन। 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया चाइल्ड लेबर पूरी तौर से। ये चीज अलाउ नहीं हो सकती, ये चीज इम्पॉसिबल है। नाउ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये आ गया, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ये आ गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर्स आया है, क्योंकि महिलाओं का हमें सम्मान देखना है भाई, इनके साथ कुछ इनके साथ गलत ना हो। सारे एक्ट यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत एक्ट है, 15 16 20 25 एक्ट है किताब में लिखे हुए हैं। आप अगर अपने आंसर में 5 6 भी मेंशन कर दोगे, आपके मार्क्स नहीं खत्म, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, ठीक है। LIC का नेशनलाइजेशन ये हुआ था ऑफ 14 लीड ये भी कमर्शियल बैंक जब हमारे, इनको हमने सरकारी कर दिया था। जो पहले था ना बैंक ऑफ बड़ौदा, अपने आप सेपरेट बैंक है, उसको सरकार ने बोला पहले हमारे पास आओ, जाने कहाँ चंदा दे दोगे, जाने कहाँ लोन दे दोगे, फिर डूब जाओगे, हमारे लोगों का पैसा डूब जाएगा, हमारे पास रहो, सरकार के साथ रहो। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, फिर एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस, जो धन्ना सेठों की, जो पुराने राजे रजवाड़ों की, रानियों की जो पहले पेंशन आती थी, उन पेंशनों को बोला जाओ यहाँ चलो, कोई राजे रजवाड़े नहीं है यहाँ पे, खत्म हो गए सबके सब। नाउ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट नालसा has established a nationwide network of to provide free and competent legal aid to the poor and to organize लोक अदालत for promoting equal justice। ये किया गया है कि लोक अदालत बनवाओ, फ्री लीगल एड मिल जाए, पूरे देश में मिले, तो एक एक्ट लाए उसके लिए, ये हुआ। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सारे आए हैं। फिर इसके बाद आ गया हमारा 3 ईयर पंचायती राज सिस्टम, ये भी आ गया, ये अमेंडमेंट के तहत आया था क्योंकि इसको संविधान में जोड़ना था। 10% रिजर्वेशन टू EWS, ये भी आ गया क्योंकि वंचित वर्ग है भाई, कमजोर वर्ग है, पहुंच नहीं पा रहा है। फिर सारी इमारतों, पुरानी इमारतों को संभालने की, संजोने की काम, द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये पूरा आया, हैज बीन इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड सारी हमारी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इनको बचाने के लिए। फिर इनको अगला आया हमारे पास, सम स्टेट्स हैव इनिशिएटेड द ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्गों के लिए पेंशन ओवर द एज ऑफ 65, इन लोगों के लिए पेंशन लाई गई है। कौन से स्टेट ने लाई है, जरा मुझे स्टेट के नाम बताना मुझे, ठीक है। इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड पंचशील टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई हम किसी के साथ नहीं है, हम रिचर्ड निक्सन को भी मानते हैं, हम गोर्बाचेव स्टालिन को भी मानते हैं, हम काम सबके साथ करेंगे, हम किसी एक का सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, ये वाली बात, ताकि हम वर्ल्ड पीस के लिए बात कर सकें। नाउ कम टू कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स जो पार्ट 4 के बाहर हैं, पार्ट 4 में नहीं है, जैसे क्या, क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs इन सर्विसेज। स्टेट को ये इंश्योर करना है आर्टिकल 335 के अंडर कि भैया SCs और STs का जो क्लेम है सर्विसेज के लिए वो बना रहे। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 350 में, इसी के पीछे आ रहा है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग मिलेगी, कि जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई होगी, जो स्टेट में जो होगी एट प्राइमरी स्टेज, जो हमारी एजुकेशन की है, मतलब पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी, 5वीं क्लास, वो मदर टंग में मिल जाए, मीडियम, क्योंकि तब तक बच्चे को वही लैंग्वेज एक ही आती है जो मम्मी से सीखी है, घर पे जो सीखी है, जो आसपास बोली जा रही है, तो उसको बोलते हैं मदर टंग। टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, के जो लोग माइनॉरिटी में हैं, अब उनको मिलनी चाहिए उनके इंस्ट्रक्शन उनके मदर टंग में, नहीं तो कैसे समझेगा कोई बच्चा जो बेचारा छोटा है, जो जिसके आसपास वो लोग ऐसी ज्यादा भाषा नहीं बोलते हैं, उसको एक ही भाषा पता है जो उसकी अपने होती है घर में। फिर अगला आर्टिकल उसके बाद वाला, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये करना ही करना है हमको, स्टेट का ये काम है, स्टेट इसके प्रति जिम्मेदार है कि हिंदी को प्रमोट करे ताकि सब लोगों को समझ में आए। तो यहां पे हमारा DPSP खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, DPSP के क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। आप चाहो तो हमारी फ्री PDF देख सकते हो जिसमें हमारे पास PYQs भी हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।